कभी ऐसा हुआ मेडिवर्सल में कि किसी की मौत हुई तबीयत ख़राब ज़्यादा होने की वजह से या फिर समय पर वो पहुंचा नहीं पाए और उसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया, आपने कैसे संभाला इस स्थिति को? एक महिला थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पति ने एक झापड़ मार दी हमारे चिकित्सक को। सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन का बिहार में डेब्यू है, बांसघाट में जो प्रोजेक्ट बना है उसके थ्रू। और अगर आप खबरों से ताल्लुक़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कितना बड़ा विवाद हुआ कि वो जो स्मशान घाट बनाया गया, पूरी व्यवस्था की गई, उस पर आपका क्या रुख है उस चीज़ का? कुछ 1 रुपये पर ज़मीन नहीं दिया गया। ऑपरेशन मैनेजमेंट मॉडल पे ईशा फाउंडेशन को चलाने के लिए दी गई विद द मैंडेट कि आप सनातन के रीति रिवाज के साथ, पूरे भावना के साथ। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सबने फैक्ट्स लिखा है, कुछ गैर जिम्मेदार यूट्यूबर्स। गरिमा जी, मैं आपको और सभी को बोलता हूँ कि आप एक बार जाकर उस शमशान गृह को जरूर विजिट करें, बड़ा अच्छा लगेगा, मंदिर की तरह लगेगा। ऐसा कोई स्कैम है मेडिकल सेक्टर में जिसके शिकार लोग सालों से? उसमें डॉक्टर क्या करेगा, अस्पताल क्या करेगा, हम लोग को तो कुछ पता नहीं। पनिशमेंट है किसी एक आदमी की मौत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सुन रहे हो तो आप बिहार के हेल्थ केयर के लिए एक मांग उनसे क्या करें जिससे सब बदल जाए? अगर एंजियोप्लास्टी का खर्चा आप देखेंगे अमेरिका में कितना आता है, गरिमा जी आपको पता है कितना आता है अमेरिका में खर्चा इसका? कितना आता है? 45 लाख। हम लोग नाम सुनते हैं एम्स दिल्ली का या पीजीआई चंडीगढ़ का या लखनऊ में एसजीपीआई है, किंग जॉर्ज है ना। तो वैसा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो? प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लोग पैसा बहुत कमाता है। बोला अस्पताल वाला तो पैसा पीट रहल छे। अस्पताल पहुंच गया तो बचेगा, अगर अस्पताल में मर रहा तो अस्पताल की गलती। ये सुन के कितना गुस्सा आता है? हम लोग पर इल्जाम लगा है कि तुम लोग लुटेरे हो, अस्पताल लूटता है। लेकिन ये देखो 10 लाख का बिल, हत्यारे डॉक्टर। अगले 2-3 दशक तक पूरे देश को बिहार कीजिएगा। पटना में अभी जो चिकित्सक हैं उनकी तुलना आप अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक से आराम से कर सकते हैं। अब एक रैपिड फायर के लिए जी। आपको एकदम छोटा छोटा जवाब देना पड़ेगा, कोशिश करेंगे एक वर्ड। पीएमसीएच को एक शब्द में बताएं। कहते हैं किसी राज्य की असली तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो आप वहां के अस्पतालों को देखिए, क्योंकि अस्पताल केवल ऐसी जगह नहीं होती जहां पर लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। अस्पताल वो जगह होती है जो व्यवस्था की ठीक ठीक हालत बताती है कि उस राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने लाखों की नौकरी, विदेश में बढ़िया करियर और आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उस वक्त पर लोगों ने कहा होगा कि ये पागलपन है, लेकिन उनके उस एक फैसले की वजह से बिहार में मेडिकल सेक्टर की तस्वीर बदल रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज हमारे साथ मेडिवर्सल हेल्थ केयर के को फाउंडर और डायरेक्टर नवनीत रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम में भी। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, इस इंट्रोडक्शन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको और आपके श्रोताओं को, लाइव सिटी के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले सवालों पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन एक बात मैंने आपके बारे में पढ़ा या जितना जाना, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आईएएस आईपीएस बन जाना और सरकारी नौकरी पा लेना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम आज के बिहार के युवा या फिर जो लोग बिहार को बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, हमारे सामने में जब कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ होता है जिसने कई सारी बाउंड्रीज क्रॉस की, कई सारे मिथ्स को तोड़े और अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की कि बिहार में कुछ बिल्ड करते हैं जिससे बिहार का जो पिक्चर है वो इंडिया के मैप पे और ज़्यादा ब्राइटर हो और ज़्यादा क्लियरर हो। और सबसे बड़ी बात कि उनके उस कोशिश से बिहार के कई लोगों को घर में बैठकर, मतलब इस राज्य में रहकर, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर कोई काम मिल सके, रोज़गार मिल सके। और आपका प्रयास उसमें से ही एक है। तो ऐसे लोग, आप जैसे लोग बधाई के पात्र होते हैं पूरे बिहार की तरफ से, युवाओं की तरफ से। आपने अपने हिसाब से जो भी कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इतना सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का फैसला लिया और कुछ शुरू किया है जो आगे चलकर शायद बहुत कुछ बन जाए। आपका बहुत बहुत आभार गरिमा जी। हमारे राज्य में सब कुछ है, प्रतिभा की का धनी है हमारा राज्य, लेकिन जो एक उद्यमी होती है, उद्यमिता का जो एक कल्चर होता है वो हमारे राज्य में नहीं है और नौकरी करना एक बड़ी बात मानी जाती है।
और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ और मेरे परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं। एक अच्छा परिवार था। अ, मैं हमेशा से वैसा बच्चा रहा हूँ जो चाइल्ड बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून आप बोल सकती हैं, जी। क्योंकि कभी उस तरह की दिक्कतें नहीं हुई जैसे बाकी लोगों को होती है। लेकिन फिर भी पढ़ने में एवरेज से अच्छा था। एक अच्छी नौकरी मिली और नौकरी की। लेकिन नौकरी छोड़ते वक़्त मुझे भी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा कि इतनी अच्छी नौकरी, जब मैं नौकरी छोड़ा था उसमें टाटा स्टील में था। जी, जी। और लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के कहाँ आओगे? बिहार क्यों आओगे? तो आपका सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे से उद्यमियों को यहाँ पर आने का और इस प्लेटफ़ॉर्म को देने का आपने अवसर दिया। और मैं सारे उद्यमियों के बिहाफ़ पर ये बोलना चाहूँगा कि हमारे राज्य में जो है सो उद्यमिता का कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है। और जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्टोरीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी भी है ताकि इसको देखकर जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनको थोड़ा बल मिले कि गलत नहीं हो जाएगा सब कुछ। बहुत कुछ अच्छा और सही भी हो सकता है और बहुत कुछ बिल्ड भी हो सकता है। अब सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग इसीलिए हमें देख रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पहली बात तो आप डॉक्टर हैं ही नहीं और सीधा आप कूद गए हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में। मतलब ये कैसे हुआ और व्हाट इज़ द मेडिवर्सल स्टोरी, ये कहाँ से आया? जी, ये बिल्कुल सही सवाल है गरिमा जी। और मुझे बार-बार ना बहुत लोग डॉक्टर ही बुला देते हैं। किसी को भी डॉक्टर लगेगा। डॉक्टर नवनीत कह देते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप जो मेरा दिखते भी डॉक्टर हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ाई जी, से जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की शिक्षा ली एमडीआई गुड़गाँव से। बहुत कुछ डेस्टिनी होता है। लेकिन आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में देखें, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शीर्ष पर हैं और जो डॉक्टर नहीं हैं। प्रबंधन की बहुत ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे साथ कुछ डेस्टिनी भी था। एक और चीज़ थी कि मेरे परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं। मेरे मेरे पिताजी, उस मेरे सराउंडिंग में मेरे रहे आप। बड़े भाई, तो मैं बचपन से उस सराउंडिंग में रहा। जी। पढ़ाई मैंने प्रबंधन की, मैनेजमेंट की और संजोग से मैं कलकत्ता में था। कलकत्ता में अपनी नौकरी कर रहा था। थोड़े दिन के लिए मैं आर्सेलमित्तल लक्ज़मबर्ग में रहा और उसके टाटा जी। स्टील कलकत्ता में आ गया। तो वहाँ पर जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के दरमियान वो 2009, आज से 15 साल पहले का समय था, जिसमें कलकत्ता में हेल्थ केयर स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी हुँ। और वहाँ पे बड़े-बड़े अस्पताल बन रहे थे। जब अस्पताल का निर्माण कार्य होता है या अस्पताल को बनाने की बात आती है, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो उसमें प्रबंधन की बहुत ज़रूरत होती है, जो जी। प्रबंधन के बैकग्राउंड के लोग होते हैं और मुझे वैसा मौका मिला। तो मुझे लगा कि जब ये कलकत्ता में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं? इसी तरह से वो सीड मेरे दिमाग में आया, जिसमें दोनों का योगदान है। एक तो मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड चिकित्सकों का है, तो उसका तो बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ी बहुत समझ थी कि कैसे डॉक्टर्स का क्या काम होता है। साथ में जो मेरा प्रबंधन का अपना जो स्टडी था और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, वो बड़ा काम आया और इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सीड आया दिमाग में, जो मैंने कहानी देखी कलकत्ता में। वहाँ पर उसमें बहुत सारे अस्पताल बन रहे थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस अस्पताल था मेडिका, जो अब मणिपाल ने ले लिया। जी। तो उन सब की जानकारी मिली, मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की समझ आई। तो अस्पताल चलाने के लिए ऑफ कोर्स उसके जो स्तंभ होते हैं वो डॉक्टर्स तो होते ही हैं और बहुत ही बड़े स्तंभ होते हैं। लेकिन अस्पताल चलाने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको सप्लाई चेन की जानकारी होनी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो बस वही है कि जैसे अगर हेल्थ मिनिस्टर बनना है तो चिकित्सक तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन एक कॉमनर भी हेल्थ मिनिस्टर अच्छा हो सकता है। बहुत तो सारे वैसे एग्ज़ाम्पल्स। ही अस्पताल की कहानी भी है। और अगर आप देखें तो अभी एक सबसे बड़ा अस्पताल का हम एग्जाम्पल लें, मैक्स, तो उसके चेयरमैन अभय सोई, तो वो डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अस्पताल पूरे दुनिया में जिसमें डॉक्टर्स नहीं भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। तो दोनों लोग मिलकर अस्पताल चलाते हैं, ये एक ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर अस्पताल है तो डॉक्टर ही है। एक और चीज़, इसका मैं एक और जवाब देना चाहूँगा कि अगर कोई अस्पताल हुँ। 40-50 बेड के हैं, तो वो एक चिकित्सक बड़े ही अच्छे ढंग से चला सकते हैं और उनको ही चलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अस्पताल एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आता है, 100 बेड या उससे ऊपर, 100 बेड, 200 बेड, 500 बेड, बड़े स्केल पे काम करता है, तो उसमें अच्छे चिकित्सक के साथ अच्छे प्रबंधन और अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स वाले लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। दोनों मिलकर ही अस्पताल चला सकते हैं। बिल्कुल और हम लोग जितने भी बिहार में हेल्थ सेक्टर की खबरें जब पढ़ते हैं,
तो उसका क्रक्स यही होता है कि द मैनेजमेंट इज फेल, जी। सफाई नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, समय पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, तो दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अच्छा, मैं सवालों पर आगे बढ़ूंगी। मेरा अपना सवाल है एक, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, और शायद मुझे सुनने वाले लोग या पढ़ने वाले लोग ये उनके लिए बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमने आपको थैंक यू बोला, और मैंने सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, मेरी उम्र के सारे लोगों की तरफ से थैंक यू बोला कि आप बिहार आए और आप बिहार में काम कर रहे हैं। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक, क्योंकि आपको पता है कि बिहार इज अ ट्रेंडिंग वर्ड, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, बिहार पे कुछ विवादित बयान दे दीजिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, दूसरे राज्य के हैं, फिर भी बिहार के लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे उस पर, बयानबाजियां होंगी, सवाल जवाब होंगे, लोग बिहार का नाम लेते हैं। आप देखिएगा बिहार में जब कोई सेलिब्रिटी आता है, उसको दो चीज़ सिखाई जाती है उसके पीआर टीम के द्वारा, लिट्टी चोखा बोलना कि मेरा फेवरेट है, और दूसरा बिहार के लोग बड़े प्यारे होते हैं, बिहार के लोग बड़े जीनियस होते हैं, एक इस तरह के होते हैं। और दूसरे होते हैं बिहार को दिल से चाहने वाले लोग, कि जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैंने हर जगह काम किया, बाहर पढ़ाई की, लेकिन मेरी अंदरूनी इच्छा थी कि मैं बिहार में ही काम करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी ऐसी इच्छा थी या फिर कोई मजबूरी थी कि आप बिहार लौटे? नहीं, गरिमा जी, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से होमसिक था। देखिए, एक तो मैंने शुरू में ही बोला कि आई वाज़ अ चाइल्ड बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, और चूँकि पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था तो मुझे नौकरियाँ अच्छी-अच्छी मिली। शुरुआत में ही मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम में था और दुनिया घूमने का अवसर मिला। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक लक्ज़मबर्ग में था, आर्सेलमित्तल में, यूरोप में रहा। और अगर मैं चाहता तो मैं अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा नहीं कह सकता बट अच्छा कर रहा था, वहाँ पे नौकरियाँ मिल जाती यूरोप में। लेकिन आप सच पूछे तो मुझे यूरोप में मन नहीं लगा। मैं हमेशा अपने घर को, अपने परिवेश को मिस करता था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वापस मैं आ गया टाटा स्टील, और टाटा स्टील कलकत्ता में था। लेकिन हमेशा से जब भी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में मैं अपने राज्य से, अपने घर से बेगूसराय, और वहाँ पे मेरा गाँव है, तो अक्सर मैं अपने गांव जाता था अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ और अपने परिवार के साथ, और मुझे बड़ा मज़ा आता था गांव में इंटरेक्ट करना। तो हमेशा से एक ना सबकॉन्शियस में ये एक अटैचमेंट तो था ही, और एक थॉट प्रोसेस भी था कि अगर भगवान ने कुछ हुनर दिया है, अगर कुछ बुद्धि दी है, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करूं, कैसे करूं। और ये एक तमन्ना थी, और साथ में कुछ डेस्टिनी ऐसा होता चला गया कि मैं वापस बिहार लौट के आया। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी तो बिहार आना चाहिए, बिकॉज बिहार में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसको हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं, वो बिहार में ही है। और किसी मेरे जैसे उद्यमी को, जो मैंने यहाँ पे एक अस्पताल बनाया, हम लोग ने शुरू किया, हम और मेरे और 2 मित्र हैं, हम तीनों ने मिलकर किया, तो हम लोग जितने आसानी से और इसको हम लोग बिहार पटना में कर पाए, उतनी आसानी से हम लोग मुंबई दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में ही है। एक और बात बता दूं कि जितने भी बिजनेस फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग हैं, जिसको हम लोग प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, अब वो सब बिहार की ओर देख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक लेख भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक अंकलेश्वरिया स्वामी अय्यर हैं, बहुत फेमस हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने लिखा था कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी पूरे देश में खत्म हो रहा, बिहार का सबसे पॉजिटिव है, और अभी अगले 2-3 दशक तक पूरे देश को बिहार खींचेगा। तो अब तो बिहार का समय आ रहा है, और अभी तो जितने भी हमारे बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, खास करके एंटरप्रेन्योर्स, उनको तो ज़रूर लौट के आना चाहिए और अपने स्टेट में कुछ काम शुरू करना चाहिए। सारा मौका भी बिहार में है, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इस लंबे चौड़े जवाब का सार मैं ये मानूं कि आपको बहुत प्रेम है बिहार से, अपनी मिट्टी से, अपने बेगूसराय से, पटना से। जी, वो तो बिल्कुल, वो तो है ही। यहीं पे जन्मा, बेगूसराय सदर अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है जी। मैं होमसिक रहा हूँ। मेरे परिवार से मेरा बहुत जुड़ाव है, और परिवार मतलब माता पिता तो हैं ही, भाई तो हैं ही, लेकिन पूरे गांव से, पूरे समाज से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, क्योंकि गर्मी छुट्टी में, सर्दियों में, छठ में, दिवाली में हमेशा उन्हीं लोग के साथ खेला हूँ। बचपन में बोर्डिंग स्कूल में था, लेकिन जब भी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में आता था, गांव से काफ़ी जुड़ाव रहा है, और वो अभी तक, तो वो तो है ही। अच्छा, आप ठेठी बोलते हैं सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम गांव वाले के साथ ठेठिए में बोले छिए, बढ़िया से बतियावे छिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सब सुने बस ये तरसी जाए बिहार के बाहर के लोग, क्योंकि बाहर में लगता है कि बिहार की भाषा केवल भोजपुरी ही है, और थोड़ा ज़्यादा अगर लोग जानते हैं तो मगही समझ लेते हैं, लेकिन ठेठी अंगिका बहुत कम। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि चलो देखने वाले कम से कम खुश हो जाए कि हमारे इलाके के लोग। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दें।
बहुत दिनों तक बंगाल में काम किया। हाँ। कलकत्ता में, साउथ इंडिया में भी जाने का मौका मिला। आप कभी भी देखेंगे दो बंगाली जब बाहर अमेरिका में भी मिलेंगे ना तो बंगाली तो में बात बंगाली करेंगे। में बात करते हैं। दो तमिल के लोग जब वहाँ मिलेंगे तो तमिल में बात करेंगे, लेकिन हम लोग बिहारी छुपाते हैं उसको। मुझे नहीं छुपाना, और मैं अपने सारे बिहार के लोगों से बोलता हूँ कि कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हमारा कल्चर इतना रिच है, इतना बिल्कुल। रिच है कि हम लोग क्या छुपाना। हम लोग बिहारी हैं और शान से कहें बिहारी हैं, और हम लोग का जो राज्य है उसका इतना गौरवान्वित इतिहास रहा है, किसी का नहीं रहा है इतना गौरवशाली इतिहास। सर तो कभी आगे हम ठेठी में भी पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल कोई बिल्कुल, चिंता हम की बात तैयार नहीं। छिए। हम एकदम तैयार थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक टर्निंग पॉइंट की, हर इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जी। जब लगता है कि कोई एक ऐसी घटना जिससे सब कुछ बदल गया। जी क्योंकि मैं जाऊंगी आपने क्या पढ़ाई की, कहाँ आप काम कर रहे थे उस पर भी, लेकिन आपने मोटा मोटी बता दिया कि आप बिल्कुल मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं थे। मरीन इंजीनियरिंग का आपका बैकग्राउंड रहा है, आप बड़ी कंपनी में काम भी कर रहे थे, लेकिन क्या हिट किया, क्या क्लिक किया और ज़िंदगी की दिशा पूरी तरह बदल गई? जी। जिंदगी की दिशा वैसा कुछ एक पॉइंट आप बोलिएगा तो वैसा कुछ बदला नहीं है। एक भावनात्मक पहलू है जीवन में, जिसे मैं लेकिन वो भी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ एक ऐसी चीज़ हुई। मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। मेरा बेटा जो है वो ऑटिज़म है उसको, जी। और स्पेशल चाइल्ड है। तो थोड़ा सा वो एक लगता है कि स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात मेरे जीवन में हुई है, और वो ये है कि मैं शुरुआत से ही थोड़ी बहुत आध्यात्म में रुचि थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री वगैरह पढ़ता था, और बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही वैसे लोगों को फॉलो करता था और सुनता था, चाहे वो विवेकानंद हों या रामकृष्ण परमहंस हों। और संजोग से अभी रिसेंटली मुझे सद्गुरु ने बहुत प्रभावित किया। जी। तो सद्गुरु ने जब बहुत प्रभावित किया तो मैं ईशा फाउंडेशन आश्रम में गया और वहाँ से जुड़ा भी रहा, और उसका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है, बहुत ही प्रभाव है। और मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से फंक्शन कर पाता हूँ उसमें सद्गुरु का, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, और बहुत ही बड़ा उनकी जो फिलॉसफी है उसका मेरे जीवन पे एक बहुत ही गहरा छाप है। जी। तो अगर हम आगे बढ़ें इस सिलसिले में, थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं। अगर 25 साल पहले के आपके वर्जन को अगर आपके कॉलेज के दोस्तों से पूछा जाए कि आप कैसे थे, तो वो क्या जवाब देंगे? कोई ये बता पाएगा कि ये आदमी, ये जो बंदा मेरे बगल में बैठता था क्लास में, वो जाके इतना बड़ा अस्पताल खोल देगा? जी नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। वो लोग ये भी नहीं बोलेगा कि मेरी आध्यात्म में रुचि है। क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा ही, जो एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है, कुछ भी बोल देना, कुछ भी मस्त कर मौला, देना। कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई करना, उससे पहले मस्ती मारना, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी चीज़ें होती हैं जी। वो सब कुछ करना। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड थी आध्यात्म में भी, आपकी? अब ये तो पॉडकास्ट में मैं क्या ही बोलूँ, बट इंजीनियरिंग अच्छा, कोई फीमेल दोस्त जो उस टाइम पे जिनको लगता आप पे भरोसा हो, या कोई ऐसी लड़की जिनको लगता हो कि आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे जीवन में, आज कोई संपर्क है? कभी फेसबुक, नहीं, देखिए इंस्टाग्राम, कई बार बात होती? बहुत सारी फ्रेंड संपर्क तो है ही। जी। इनफैक्ट ये उल्टा हो जाएगा। आश्चर्य होता है उनको हाँ, आपके आश्चर्य लाइफ होगा। को देखकर। इनफैक्ट अब अगर मेरे दोस्तों को मैं बोलूँगा कि अब मेरी कोई वैसी कोई विशेष लड़कियों में रुचि नहीं है, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे तुम वही नवनीत हो। जी। आपने मरीन इंजीनियरिंग की जी, पढ़ाई की है, जी। उसके बाद आपने टाटा के साथ काम जी। किया और भी कंपनीज में काम किया। उसके बाद अचानक से आपने मेडिवर्सल की शुरुआत की। वो कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन जब इतनी अच्छी चीज़ें आप छोड़कर जाते हैं, तो क्या लूज़ करते हैं और क्या गेन करते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इस पूरे जर्नी में आपने कितना लूज़ किया और कितना गेन किया? जी, लूज़ और गेन दोनों, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो नौकरी होती है ना, वो बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप नौकरी में चली जाती हैं तो आपको एक फ़िक्स तनख्वाह मिलता है, आपके जीवन में एक सिक्योरिटी आ जाती है, जी। और सिक्योरिटी आती है तो एक आरामदायक परिवेश आपके आसपास आ जाता है, जिसका बहुत ही महत्व है। बहुत सारे आपको स्ट्रेस नहीं रहते हैं, कम से कम सैलरी तो आ रही है। लेकिन साथ-साथ अगर आप बहुत दिनों तक नौकरी कर लेती हैं तो एक बोरियत भी आती है, क्योंकि इंसान की मोनोटनी हो जाती है। मोनोटोनी हो जाती जी। है। इंसान की फितरत होती है कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। और जब आप एक ही जॉब प्रोफाइल, जिसको हम लोग KRA बोलते हैं, है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ,
और आप रोज़ दिन वही काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मोनोटोनी आ जाती है और उस मोनोटोनी को तोड़ने का मन करता है। ज़्यादातर लोग नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका मिलता है और वही एक दिमाग में था। दूसरा ये है ना कि हमारे देश में जिसमें मेरा एमबीए का एजुकेशन हो रहा था, उस समय हमारे यहाँ बी स्कूल कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत महत्व था। और संजोग से मैं ऐसे दशक में, ऐसे टाइम में जी रहा हूँ जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनी हैं, जिसको आप चाहे गूगल बोल लें या हिंदुस्तान में ही बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आप देखें, ज़ोमैटो, पेटीएम, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस तरह की बनी हैं जिसमें 10 साल पहले की कहानी है, 10 साल में लोग कहाँ से कहाँ कहाँ चले से गए। कहाँ पहुँच गए। तो वो अवश्य वो बहुत इंस्पायर करता है हम लोग को और मेरे जैसे बहुत सारे जो प्रबंधन के छात्र हैं उनको इंस्पायर करता है स्टार्टअप वर्ल्ड में। तो आज तक स्टार्टअप का ज़माना है और ये शायद 20 साल 30 साल पहले नहीं था, 80 के दशक में नहीं था, 90 के दशक में नहीं था, लेकिन 2000 से शुरुआत हुई है जब स्टार्टअप का ज़माना हिंदुस्तान में आया और हम लोग उस ज़माने में जी रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट करें अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ एक ऐसा स्टार्टअप जो बाद में यूनिकॉर्न बन सके, उतनी पोटेंशियल हो। तो अगर हम लोग में से बहुत लोग ऐसा करता है तो उसे ऐसा करना चाहिए और हमको लगता है कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर हमसे पहले हुए, अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण में, बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर कोई छोटी सी कंपनी यहाँ से उठ के जाती है और यूनिकॉर्न बन जाती है और उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग को रोज़गार मिलता है, एक वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी को होता है, बूस्ट मिलता है। एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो पूरा आप वेस्टर्न कंट्री देखें, अमेरिका देखें, तो अमेरिका में जो आइडियल है, समाज का जो आइडियल है, इसको आइडलाइज़ करते हैं। आप वहाँ पे पूछें लोगों को कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बोलेंगे कि मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ या मैं गूगल जैसी कंपनी बनाना चाहता हूँ या मैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो वो कल्चर तो हमारे देश में भी अब ज़रूरी है कि मुझे बड़ा सम्मान है ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस डॉक्टर्स के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनको बोलना चाहिए कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है। जी। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी कि चाहे कोई जीनियस हो या फिर कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, उसको जीवन में एक समय पे लोगों ने पागल बहुत कहा होगा। आपके जीवन के फैसले ऐसे हैं, मुझे लगता है आपको भी कहा गया होगा पागल। और आपने जैसा बताया कि आप बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहार के तो है ही, हम भी उसी साइड से आते हैं। घर वालों ने तो खूब लथाड़ लगाई होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बिल्कुल सब कुछ पता है गरिमा जी। मेरी माँ अभी तक बोलती हैं कि कितना अच्छा टाटा स्टील में थे, क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो। मेरी पत्नी अभी भी बोलती हैं, जब टाटा स्टील में थे तो उनको भी मौका मिलता था, टाटा स्टील हम लोग को घुमाती थी। टाइम भी ज़्यादा मिलता हाँ, होगा। कहीं चाइना, साउथ अफ्रीका, बहुत जगह मेरी पत्नी मेरे साथ घूमी है टाटा स्टील के द्वारा। तो अभी तक बोलती है क्यों छोड़ दिया, मैं अभी तक मिस करता हूँ उसको, इतनी अच्छी नौकरी करते थे, रात में 10 बजे तक घर में आते हो तो बोलते ही बोलते हैं। मेरे साथ एक अच्छा हुआ, मैं बहुत सारे उद्यमियों से मिला हूँ और उन लोग सबका कहना है कि परिवार का बहुत प्रेशर होता है कि नौकरी मत छोड़ो। मेरे साथ एक अच्छी बात हुई कि मेरे पिताजी जो एक चिकित्सक हैं, खुद डॉक्टर है, और मेरे भाई, बड़े भाई वो भी डॉक्टर हैं, उन दोनों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, तभी मैं कर पाया। अगर पिताजी का सपोर्ट नहीं मिलता तो बड़ा मुश्किल है, जो सारे उद्यमियों के साथ होता है। और एक चीज़ और होती है जो संजोग से मेरे साथ नहीं हुआ, ये मैं लाइटर वेन पे बोल रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में एक लोग मजाक में बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के 2 दुश्मन होते हैं, एक ईएमआई और दूसरी वाइफ। तो संजोग से मुझे ईएमआई का भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं था, इसलिए शायद मैं कर पाया। जी, अब थोड़ा बिहार के हेल्थ सिस्टम पे बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले तो एक चीज़ का जवाब दीजिए कि मान लीजिए, मेटाफर में मानते, बिहार कोई मरीज़ होता और आप क्योंकि डॉक्टरों के साथ ही उठते बैठते हैं और उन्हीं के बीच आपका रहना है और आपको बिहार की मेडिकल रिपोर्ट बनानी होती, तो सबसे ऊपर क्या लिखते और कौन से ट्रीटमेंट की सलाह देते? जी नहीं, बिहार बिल्कुल गरिमा जी, बिहार में जो बिहार के चिकित्सक रहे हैं, शुरुआत से ही बहुत ब्रिलियंट रहे हैं, शुरुआत से ही, इसका इतिहास है जी। आज भी जो है सो नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से पेशेंट्स ऑर्थोपेडिक्स के पटना आते हैं, कलकत्ता नहीं जाते, क्योंकि यहाँ के चिकित्सक बहुत ही ब्रिलियंट रहे। लेकिन चिकित्सक के आसपास के जो इकोसिस्टम होते हैं वो बिल्कुल बिहार में फेल कर गया। एक अच्छे नर्स को मिलना बिहार में बहुत ही मुश्किल है, एक अच्छे पैरामेडिक्स को मिलना बिहार में बहुत मुश्किल है। तो जो एक एसोसिएटेड इकोसिस्टम होता है हेल्थ केयर का चिकित्सक के आसपास, वो बिहार में बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था। अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी अस्पताल में जाती हैं गरिमा जी और वहाँ पे आप भर्ती होती हैं,
तो आपके चिकित्सक आपको 15 मिनट देखने आएंगे, 2 राउंड लेंगे दिन में जी 15 मिनट 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उतना ही आपके साथ चिकित्सक रहते हैं। पूरे दिन आपके साथ एक नर्स रहती है, एक पैरामेडिक स्टाफ रहता है जो आपका एक्सरे या सिटी स्कैन या कर रहा है, उनका ज़्यादा टच पॉइंट होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का टच पॉइंट होता है। अगर अच्छी नर्स नहीं होगी बिहार में, हम लोग अपने स्टेट में अच्छे नर्स को नहीं पैदा कर सकते, अच्छा पैरामेडिक स्टाफ को नहीं पैदा कर सकते, तो हेल्थ केयर का तो बड़ा ही खराब सिस्टम रहेगा, बहुत ही और चरमरा जाएगा। अच्छी नर्स या फिर अच्छे पैरामेडिक स्टाफ से आपका क्या मतलब है? केवल उनको जानकारी होना या वो सेवा भाव भी होना, जो इस सेक्टर में सबसे बेसिक चीज़ है? दोनों ज़रूरी है। एक तो उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेन होने की ज़रूरत है। आप एक मैं आपको जस्ट एक देता हूँ, आपके साथ बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और आप एक अस्पताल में भर्ती हैं। जी अगर एक नर्स आई, सिस्टर आई और उन्होंने आपको एक बार उनको कैन्युला लगाना है, जी लेकिन आपका नस नहीं मिल रहा है, 3 बार में लगाया, कितनी दर्द होगी आपको? आपका सारा एक्सपीरियंस खराब हो बहुत गया। बुरा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि सरकारी अस्पताल, वहाँ पे हमारी नर्सेज हैं, उनका क्या स्किल लेवल है, उनका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन भी नीचे है और स्किल लेवल भी थोड़ा सा हम नीचे ही बोल सकते हैं। तो वहाँ पर मरीज को क्या एक्सपीरियंस होता होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्टेट का, और इसमें ऑफ कोर्स जो हमारे नीति निर्माता हैं उनका तो ध्यान है ही और अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, बिहार के अगर हेल्थ केयर प्रॉब्लम की बात करें तो आपके हिसाब से बिहार के हेल्थ केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, या फिर लोगों का जो भरोसा यहाँ के हेल्थ केयर से टूटा है बीते समय में वो? लोगों का तो भरोसा बिल्कुल ही टूट गया है गरिमा जी, और इसका हम लोग डायरेक्टली इसके भुक्तभोगी हैं जो हम लोग जी अस्पताल संचालन करते हैं। मैं पुनः बोलता हूँ कि चिकित्सक की बिहार में तो कभी कमी ही नहीं रही है। बहुत ही ब्रिलियंट चिकित्सक रहे हैं बिहार में, बहुत ही, और अभी भी हैं बहुत ही ब्रिलियंट। केवल बिहार में ही नहीं है, बिहार के ब्रिलियंट चिकित्सक पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। आपको अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, वहाँ भी बिहार के लोग मिलेंगे। मेरी खुद की बहन और मेरे जो जीजा जी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं, बट दे चूज कनाडा। वो लोग टोरंटो में सेटल्ड हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब जगह बिहार के चिकित्सक है। समस्या दूसरी है, समस्या जो है सो वही जो नर्सिंग रिलेटेड है। और जो विश्वास टूटा है यहाँ पे, वो इसलिए टूटा है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल कभी था ही नहीं। आप अगर दिल्ली जाए या हैदराबाद जाए, तो दिल्ली हैदराबाद में मेडिवर्सल या मेदांता, पारस, रूबन, ये सब यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल, इन जैसे 50 अस्पताल मिल जाएंगे आपको हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में। लेकिन पटना में बिहार की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो ऑर्गेनाइज अस्पताल है, वो आपको गिन चुन के 4-5 पूरे शहर में मिलेंगे पटना में, और पटना के बाहर तो मिलेंगे ही नहीं। तो एक जो हेल्थ केयर है, वो हेल्थ केयर कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया बिहार में, जो धीरे धीरे हो रहा है। तो वो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे नर्सिंग होम्स खोले, बहुत सारी समस्याएं हुई, उसके आसपास का इकोसिस्टम फेल हो गया। उस इकोसिस्टम को फेल होने के कारण जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको अच्छा इलाज नहीं मिला, और अच्छा इलाज मिला भी तो उनके बिलिंग में कुछ फॉल्ट आ गई और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिससे उनका विश्वास टूटा। और उनका विश्वास टूटा तो बहुत सारी घटनाएं हुई, हिंसा हुई। एक परसेप्शन है कि अस्पताल लूटता है, जो आप अक्सर सुनते हैं, हम लोग पर इल्ज़ाम लगा है कि तुम लोग लुटेरे हो, अस्पताल लूटता है। तो उस तरह का परसेप्शन बनता चला गया, और उस कारण से बहुत सारे अच्छे अस्पताल आ भी नहीं पाए, डर भी गए। तो एक विशियस साइकिल है। उस विशियस साइकिल में हमारा पूरा जो राज्य है वो घुसता चला गया, जो अब टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और अब बहुत सारे अच्छे अच्छे अस्पताल आ रहे हैं। लेकिन इस विशियस सर्कल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे राज्य के लोगों को समझना भी होगा कि प्राइवेट अस्पताल की क्यों ज़रूरत है। जी। अच्छा, आपने जो चर्चा शुरू की है, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। हम जैसे शहर से आते हैं, मैं तो कटिहार से आती हूँ, आप भी बेगूसराय से आते हैं, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है ये सब। उन शहरों के लोग जब बड़े शहरों में इलाज के लिए आते हैं, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बना होता है। चलिए, हम तो अपने शहर से बाहर निकले, अलग अलग शहर घूमे, अब समझ में आता है कि कहाँ पे क्या कैसे होता है, आपको और बेहतर समझ में आता होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़, अगर हमें पता होता है कि हमें फलाने अस्पताल में इलाज करवाने के लिए रेफ़र कर दिया गया है, जिस अस्पताल का बैनर बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लॉन है, कैफेटेरिया है, सब कुछ है, एक चीज़ सवाल आता है दिमाग में, ये तो लुटेरा होगा। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ सकते हैं आप? इस मिथ को कैसे, क्या ये मिथ है या सच है, ये भी सवाल है। जी,
बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि ना बिल्कुल ये बिल्कुल, समाज आप के लिए पूरा बहुत समय लीजिए। समाज के लिए ये सबका सवाल है कि जी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेटा के साथ समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो प्राइवेट ट्रीटमेंट है वो सबसे कम कॉस्टली हमारे राज्य में ही है। अगर आप ना एक सिंपल हार्ट का एक प्रोसीजर होता है एंजियोप्लास्टी, हम लोग सब जानते हैं जी कि हार्ट जी। अटैक होता है तो स्टेंट लगाया जाता है, तो एंजियोप्लास्टी। अगर एंजियोप्लास्टी का खर्चा आप देखेंगे अमेरिका में कितना आता है, गरिमा जी आपको पता है कितना आता है अमेरिका में खर्चा इसका? कितना आता है? $50,000। उसको अगर आप 90 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 लाख रुपए। हम्म। अगर आप सिंगापुर में वही देखेंगी तो सिंगापुर में इसी एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए आता है। अगर दिल्ली में देखेंगे इसका कॉस्ट तो दिल्ली में इसका कॉस्ट करीब करीब 4 लाख से 5 लाख आता है। ऐसा क्यों? हमारे पटना में इसका कॉस्ट 2.5 लाख से 3 लाख आता है एंजियोप्लास्टी का। जी। चिकित्सक आपको अमेरिका में भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, हाँ। दिल्ली में भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, पटना में भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। और इलाज वही और बराबर इलाज का मिलेगा? लगभग बराबर। हाँ। थोड़ा सा अगर आप अमेरिका या दिल्ली जाए तो थोड़ा परिवेश अच्छा मिलेगा आपको। हाँ। परिवेश अच्छा मिलेगा, थोड़ा खाना अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा डॉक्टर उसके ज्यादा प्यार से पेश डॉक्टर ज्यादा से प्यार से पेश आ जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट की क्वालिटी लगभग एक होगी। सेम ही है। तो मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूं तो कैसे बिहार महंगा है, कैसे हम लोग महंगे। अच्छा, लेकिन एक और आपको एग्जांपल जी, देता हूं, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना है, हाँ। सेम हाँ। आपको अमेरिका में इसका खर्चा करीब 35 से 40 लाख आएगा, सिंगापुर में करीब 12 से 13 आएगा, दिल्ली में आपको इसका खर्चा करीब 5 लाख आएगा। पटना में नी रिप्लेसमेंट जो भी 4-5 अस्पताल है रोज दिन हो रहा है, वहाँ पे हमारे यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे आपको खर्चा 2.5 से 3 लाख आता है, लेकिन यहाँ पे 2.5 से 3 लाख खर्चे में लोग बोलते हैं कि लूटते हो। अब इसका मैं कारण देता हूँ कि क्यों लोग बोलते हैं। आपने पूछा था, लोग इसलिए बोलते हैं कि अमेरिका में या दिल्ली में लोगों के पास इंश्योरेंस है। जब आपके पास इंश्योरेंस है तो आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा, कोई भी इंश्योरेंस बहुत कम जा रहा है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जैसे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, एचडीएफसी अर्गो है, ये लोग तो एक रिसर्च की है। इन लोग को पता है कि 2.5-3 लाख का बिल भाई उठेगा, 4 लाख का बिल उठेगा, अस्पताल को दे देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे राज्य में लोग के पास इंश्योरेंस नहीं है। अब इंश्योरेंस नहीं है तो पैसा तो अपने पॉकेट से लग रहा है, और अगर आपके पॉकेट से 4 लाख 5 लाख लग जाए तो ये सही बात है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न वर्गीय परिवार की जो इकोनॉमी है उनका कमर तोड़ सकता है। तो उनको ऐसा लगता है, लाजमी है। इसका जो जवाब है वो अस्पताल से नहीं मांगना चाहिए। हमारे जो प्रबंधन है, हमारे समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए, जो आपके माध्यम से मैं सबको अपील कर रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है और बहुत सस्ता है। गरिमा जी, आप 30,000 रुपये पूरे साल का, मतलब कि आप 2,000 रुपये के करीब महीने का, 2,500 रुपये महीने का, 30,000 के प्रीमियम पे आपको 10 लाख का कवरेज मिल जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको आईसीयू में जाना पड़े, एक गंभीर बीमारी हो आपको, जिसमें मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं हो जाए, आपका लिवर, किडनी, हार्ट सब इफेक्ट हो जाए, तो अगर आप किसी भी अच्छे आईसीयू में, दिल्ली के किसी अच्छे आईसीयू में आप रहें या पटना के किसी अच्छे आईसीयू में रहें, तो आपको इस तरह की बीमारी में आपको 20-25 दिन रहना पड़ जाएगा आईसीयू में, और तब जाके आप ठीक होंगी। अगर 20-25-30 दिन रहना पड़ जाएगा तो 10 लाख रुपए का बिल आम बात है, वो कॉस्ट है अस्पताल का, 10 लाख का बिल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यह होता है कि 10 लाख का बिल जब आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है तो बड़ी बात है, और उसमें भी अगर चिकित्सकों को और अस्पताल को असफलता मिल जाती, पूरे प्रयास के बाद अगर कोई मरीज की मौत हो जाती, 1 महीने के बाद मरता है वो, बहुत ही प्रयास हुआ अस्पताल फिर भी मर गया, लेकिन बिल उसका 10 लाख है, उस समय भावनात्मक पहलू आता है, परिवार को 10 लाख भारी लगता है, रिजल्ट निगेटिव हुआ है, बिल पहुंचता है कुछ इररिस्पॉन्सिबल मीडिया के पास, मैं इररिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, बिना शोध किए, बिना जांच पड़ताल किए अस्पताल को, चिकित्सक को कटघरे में खड़ा कर देते कि ये देखो 10 लाख का बिल, हत्यारे डॉक्टर। इससे क्या होता है, जो चिकित्सक है उनका मनोबल टूटता है, जो अच्छे अस्पताल है उनका मनोबल टूटता है, और ऐसी गंभीर बीमारियों का अच्छे चिकित्सक इलाज नहीं करना चाहते। तो आप जो है सो, इसी को मैं विशियस साइकिल बोल रहा था, इस विशियस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सारे इररिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर को अनुरोध करता हूं कि कृपया बिना शोध किए हुए गलत न्यूज चला के गलत परसेप्शन ना बनाए, इससे हमारे पूरे समाज को भुगतना पड़ता। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, बहुत 2-3 साल हो गए होंगे, डॉक्टर अब्दुल अहमद हाई का नाम बिल्कुल आपने सुना होगा,
बड़ा नाम है, जी, बड़े सीनियर जी। डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के दौरान ही एक कहानी बताई थी कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार का जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसा है, कैसा नहीं है। लोग थोड़ा डरते हैं इलाज कराने में। और जैसा आपने बोला कि अमेरिका में इतने लाख लगते हैं और अमेरिका में अगर 10 लाख लगे, बिहार में अगर 1 लाख लगे, मैं अफोर्ड कर पाऊँगी। और मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई है चीज़ें देख के या सुन के, तो आई विल प्रेफर अमेरिका अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे लगेगा कि कम में दे रहा है तो खराब ही दे रहा होगा, जिसको अभी आपने तुरंत ब्रेक किया कि क्यों कम में दे रहे हैं और कैसे कम में हो सकता है। डॉक्टर हाई ने बताया कि पीएमसीएच, जब प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसके बाद के समय तक भी वो बहुत अच्छा रहा, तो पड़ोस के राज्यों से नहीं, देशों से लोग आते थे हमारे पास इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद वो डिक्लाइन होता गया बिहार का हेल्थ सिस्टम। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मरीज बाहर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन असल सवाल तो ये भी है, एक तो पहले हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं मैट्रिक इंटर करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, खुद मेडिकल करने के लिए। और जब वो दुनिया जहान घूम लेगा, क्योंकि आपके जैसे लोग तो सर 1-2% ही होंगे ना जो लौट के घर आएगा, वो तो चाहेगा कि हम अच्छे परिवेश में रहें, सुरक्षित परिवेश में रहें। तो बिहार के हेल्थ सेक्टर के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है कि अच्छे डॉक्टर्स जो बिहार में आगे चल के और बेहतर कर सकते हैं, वो लौट नहीं रहे हैं, वो जाते चले जा रहे हैं। नहीं, ये तो गंभीर समस्या थी ही। और बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ है। बहुत सारे अच्छे जो चिकित्सक हैं वो बाहर चले जाते हैं और बहुत सारे चिकित्सक फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं यहाँ पर बिहार में, अच्छे चिकित्सक, क्योंकि समाज उनके बारे में गलत भ्रांतियाँ पैदा करके रखता है। गरिमा जी, आप एक चिकित्सक की दुविधा समझिए। एक बहुत ही जो मरीज जो है सो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और हम लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और हम लोग का एक्सपेक्टेशन कितना हाई रहता है। हम लोग अगर चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी अस्पताल के अंदर जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच ही जाए, ये बचेगा ही, अस्पताल पहुंच गया तो बचेगा। अगर अस्पताल में मर रहा है तो अस्पताल की गलती है, डॉक्टर्स की गलती है। ये डॉक्टर्स के मनोबल को बहुत तोड़ता है। वो सीरियस मरीज को लेने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत सारा ब्रेन ड्रेन भी हुआ। लेकिन अच्छी बात भी मैं बोल दूँ, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे अच्छे चिकित्सक अब अपने स्टेट में लौट के आ रहे हैं। और पटना में जो भी अभी आज की जनरेशन में चिकित्सक हैं, पहले भी आपने जो नाम लिया वही बहुत बड़े नाम है। तो पटना में अभी जो चिकित्सक हैं उनकी तुलना आप अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक से आराम से कर सकती हैं, बिल्कुल आराम से कर सकती हैं। और पटना का अपना इतिहास भी रहा है। डॉक्टर हाई सर का तो नाम लिया ही। मेरे पिताजी बताते हैं कि आपने प्रिंस ऑफ वेल्स पीएमसीएच की बात की, वो पीएमसीएच के प्रोडक्ट हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो वो बताते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स की शुरुआत जो है सो पूरे देश में सर्जरी से जो अलग होकर ऑर्थोपेडिक्स आया वो पीएमसीएच में ही हुआ। और उस जमाने में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं और उनमें एक डॉक्टर बी मुखोपाध्याय रहे हैं। तो उन्होंने उनके समय में उनके समय में वैसा रहा। और उन लोगों के कारण अभी भी आप गुवाहाटी जाइएगा ना गरिमा जी, तो आपको देख के आश्चर्यचकित रह जाएगा कि आपको 3-4 ऐसे नर्सिंग होम मिल जाएंगे जिसका नाम पटना नर्सिंग होम है। और अभी भी ऑर्थोपेडिक्स के बहुत सारे मरीज नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी साइड से पटना आते हैं, ना कि कैलकाटा जाते हैं। अभी भी वो लगातार आ रहे हैं और पटना आते जा रहे हैं। तो पटना की एक बहुत ही, और बिहार की एक बहुत ही बड़ी लिगेसी रही है। पीएमसीएच डीएमसीएच अपने ज़माने का बहुत ही बड़ा नाम रहा है मेडिकल के जगत में, बहुत बड़ी लिगेसी रही है जो पिछले कुछ दशक से गड़बड़ हो गई थी, जिसे फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है। बिल्कुल। और बी मुखोपाध्याय का जिक्र उन्होंने किया, ऐसे लोगों को याद करते रहना चाहिए। जब मैं छोटी थी स्कूल में, तभी से सुनती थी बी मुखोपाध्याय के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हम एज ए बिहारी पहले बात करते हैं कि हम लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज करके एक्सेप्ट करने में एक्सपर्ट हैं, लड़ने में एकदम पीछे हैं। एक घटना है, अभी हमारे कैमरे के पीछे गुड्डू जी बैठे हुए हैं कैमरा में। हम लोग साथ में एक बार पटना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे कुछ कवर कर रहे थे। एकदम चकाचक बिल्डिंग पेंट की हुई है, न्यूटन हॉस्टल की, जहाँ पे खुद सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम नीतीश कुमार कभी रहा करते थे अपने छात्र जीवन में। बिल्डिंग चकाचक पेंट की हुई है और जब हॉस्टल के शीशों को हम देख रहे थे तो वो आधी टूटी हुई थी, किसी में बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई थी। तो मैंने बोला कि ये कैसी चीज़ है, यहाँ से तो कोई भी आराम से घुस जाएगा। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, वो अंग्रेज़ के ज़माने की बनी हुई, और किसी का हाथ कट सकता है, कोई चीज़, कोई जानवर भी अंदर, क्योंकि वो पूरा जंगल का भी इलाका है चारों तरफ। तो
गुड्डू जी ने, मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि इतना तो रहेगा ही, जी। इतना तो चलेगा ही। मैंने बोला कि क्यों हम एक्सेप्ट करें कि इतना चलेगा ही। इसी तरह से बिहार के हेल्थ सेक्टर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि किसी सरकारी अस्पताल में हम जाते हैं, वहाँ गंदगी रहती है, ये आम बात है। आप आंख बंद करिए, सोचिए सदर अस्पताल, आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा कि बिल्कुल। बहुत केओस है, बहुत गंदगी है, किसी तरह से कोने कोने निकल रहे हैं। तो क्या हम इसको आंख बंद करके एक्सेप्ट करने लगे हैं? और क्या ये कारण बन रहा है मैनेजमेंट, जिसकी आपने बात की बहुत शुरुआत में, उसके फेलियर का बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम में? जी बिल्कुल, बिल्कुल मैनेजमेंट का तो फेलियर है ही बिहार हेल्थ केयर सिस्टम में। और जैसा मैंने बोला कि ये जो ये रथ है, हेल्थ केयर वाला रथ, ये दोनों पहियों पे चलेगा। नहीं, लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने में कि मेरा भाग्य है, ऐसा ही अस्पताल मिलेगा। लोगों को सवाल पूछना ही है। जी। और सरकारी तंत्र से तो बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि हम लोग को ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में ना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग NABH बोलते हैं, और ही ये भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा मानक है जिस पे हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और हम लोग प्राइवेट अस्पताल में NABH एक्रेडिटेशन करवाते हैं। साउथ इंडिया में जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं या सरकारी अस्पताल हैं, वो सब अपने आप को NABH मानक पे उनका सर्टिफिकेशन होता है, एक्रेडिटेशन होता है, और एक बहुत ही अच्छी बॉडी है। लेकिन हमारे बिहार में PMCH, DMCH या जो भी सरकारी अस्पताल है, उसको NABH मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी नो ये एक सवाल जो है सरकार की तरफ हम लोग भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। और ज़रूर लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि हमारे सरकारी तंत्र में भी जो अस्पताल है उसको NABH मानक को क्यों नहीं मानना चाहिए। और अगर ये NABH मानक को मानेंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिए साउथ इंडिया के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं बहुत ही अच्छे हो गए आजकल, बहुत ही अच्छे हो गए साउथ इंडिया के सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, या बाकी भी कहीं। हम लोग नाम सुनते हैं एम्स दिल्ली का या PGI चंडीगढ़ का या लखनऊ में SGPI है, किंग जॉर्ज है ना। तो वैसा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो। और था वो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, PMCH DMCH अपने ज़माने में था, अब क्यों नहीं हो। तो लोगों को तो ये सवाल पूछना ही चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। और मैं आपके साथ हूँ इसमें। और ये सवाल जब पूछेगा तो हम लोग किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। और मासेस का फायदा होगा इससे। कोई एक भी सवाल पूछेगा तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल दोनों से पूछना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल से भी हम लोग को भी कटघरे में खड़े कीजिए, सरकारी तंत्र को भी खड़ा करना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल्स और मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा अस्पताल का ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। लोग जब कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल, लोग बिहार के, मैं थोड़ा टोन में जाना चाहूँगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लोग पैसा बहुत कमाता है, ये सुन के कितना गुस्सा आता है? पहले बहुत आता था, लेकिन अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि एक नैरेटिव सेट है और फॉल्स नैरेटिव है। अब ये तो ऐसा है नहीं कि अस्पताल वाले ऐसे नहीं, हम उसको अगर ठेठी में बोले तो बोला अस्पताल वाला तो पैसा पीट रहल छे। तो कहानी ये होती है। लेकिन गरिमा जी जो अस्पताल बनाते हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सैल्यूट है। मैं भी उसी कॉम से आता हूँ। बहुत पेन लेना पड़ता है गरिमा जी एक अस्पताल बनाने के लिए। होते हैं? अस्पताल के बारे में ये बहुत ही स्टैंडर्ड जानकारी है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं कि जो भी अस्पताल बनाएंगे 5 साल उनको लॉस फंडिंग करना पड़ेगा। फाइनेंस की दुनिया में बोलते हैं कम से कम 4 से 5 साल। जो भी अस्पताल नया बन के फेल होता है, हाँ, उसके फेल होने का कारण यही है कि वो अपने प्लानिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर और मशीन उसका खर्च का पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो 3-4 साल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लॉस फंडिंग करना पड़ेगा, उसको वो लोग समझ नहीं पाते। इसलिए बहुत सारे ऐसे नए लोग जो इस क्षेत्र को जानते नहीं हैं, या ऐसे बहुत सारे हमारे यंग चिकित्सक, उनके क्राफ्ट के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन वो ये सोच के अस्पताल में आते हैं कि यार इसमें तो सब कुछ है, लेकिन वो लॉस फंडिंग नहीं कर पाते और अस्पताल फेल हो जाता है। 4 से 5 साल तक लॉस फंडिंग करना पड़ता है, उसके बाद एक प्राइवेट अस्पताल सक्सेसफुल होता है। अच्छा, एक और सवाल है खास करके इंडिया में हेल्थ केयर को लेकर, कि भारत में हेल्थ केयर बिजनेस ज़्यादा है या सर्विस ज़्यादा है, सेवा या फिर उद्यम? जी, ये जो है सो एक तो सेवा का पहलू हेल्थ केयर में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और मुझे लगता है कि प्राइवेट जगत में भी मैंने जितने कलीग्स को देखा है, बहुत सारे सीनियर एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे डॉक्टर एंटरप्रेन्योर हैं, सबके मन में बहुत सेवा की भावना रहती है। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए हमारे समाज में, स्पेशली हिंदुस्तान में 70 के दशक में और बिहार में अभी भी ऐसा मान लिया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो सब गलत काम कर रहे हैं, सब चोर हैं।
अगर आप उपार्जन नहीं कीजिएगा, धन अर्जन नहीं कीजिएगा तो बटेगा कैसे? वेल्थ क्रिएट कीजिएगा तब तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप वेल्थ क्रिएटर को हमेशा शक की नज़र से देखिएगा, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? ये मेरा सवाल है। तो कोई भी जब अस्पताल बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक वेल्थ क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जाके वहाँ पे आप ये भी देखें कि अभी हम जो हमारे जो अस्पताल है और हमारे जैसे बहुत सारे अस्पताल और बड़े बड़े अस्पताल, चूँकि मेरे अस्पताल का डाटा है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अभी मेडिवर्सल में इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, अभी 1100 लोग कार्यरत हैं हमारे अस्पताल में। तो इतना बड़ा तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप इसको इस नज़रिए से भी देखिए कि एक वेल्थ क्रिएशन का इंपॉर्टेंस है और समाज में इसको अच्छे से जाना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स की भी, उद्यमी की भी जरूरत है, एक पॉजिटिव नोट पर उनकी जरूरत है। अभी आप जवाब दीजिएगा हमारे बन के, यानी कि जो लोग सुन रहे हैं, आम जनता उनके बन के। आप छोड़ दीजिए अपनी थोड़ी देर के लिए वो मेडिकल इंडस्ट्री। ऐसा कोई स्कैम है मेडिकल सेक्टर में जिसके शिकार लोग सालों से हैं, पता नहीं चलता लेकिन होता सबके साथ में है? कुछ ऐसा जिससे सावधान रहने की जरूरत है? जी, शिकार देखिए ना, इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, ये हर एक इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में तो है ही जी, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा इसलिए है गरिमा जी कि बाकी सब इंडस्ट्री में भी करप्शन है, त्रुटियाँ हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होता है, त्रुटियाँ होती हैं, करप्शन है, तो उसका जो पनिशमेंट है वो किसी एक आदमी की मौत है। इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल इंडस्ट्री में भी है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप केवल देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे, डॉक्टर हैं, नर्सिंग है, नर्सिंग का प्रशिक्षण है, नर्सिंग कॉलेज है, उनका मोटिवेशन है, उसके बाद फार्मेसी है, फार्मेसी की अपनी समस्याएं हैं। आप बहुत बार पेपर में, न्यूज़पेपर में देखती होंगी या कहीं ना कहीं रिपोर्ट पढ़ती होंगी, फेक मेडिसिन पे बिहार सरकार और भारत सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उसको कैसे रोकेगी? बहुत सारे लोग इसमें हैं, उसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल करना। और हम लोग के डॉक्टर्स ही बताते हैं कि आईसीयू में ही कि एक ही मेडिसिन एक मरीज पे अलग ढंग से काम करता है, दूसरे मरीज पे अलग ढंग से काम करता है। अब मान लीजिए कि गलती से वो फेक मेडिसिन है तो क्या होगा? उसमें डॉक्टर क्या करेगा, अस्पताल क्या करेगा? हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि इसको केवल सरकार पे दोषारोपण करना ठीक नहीं है। बहुत ही व्यापक रूप से पूरे समाज को जागरूक होकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अभी हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारी बातचीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सुन रहे हो, तो आप बिहार के हेल्थ केयर के लिए एक मांग उनसे क्या करेंगे जिससे सब बदल जाए? जी नहीं, बिहार के हेल्थ केयर के लिए एक मांग तो मैं निश्चित रूप से करूंगा कि जो यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज हैं, ऑफ कोर्स एम्स पटना आईजीएमएस काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन पीएमसीएच, डीएमसीएच या 3-4 जो मेडिकल कॉलेज हैं, ये देश के 15 से 20 अग्रणी मेडिकल कॉलेज में आना चाहिए, उनके रैंकिंग सिस्टम के साथ आना चाहिए। और अभी सरकार बड़ा अच्छा कदम करे कि पीएमसीएच में 5000 बेड है, लेकिन केवल 5000 बेड से नहीं चलेगा काम। गरिमा जी, मैं बहुत ही संजीदगी से जवाब देता हूँ, मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, लेकिन आज से मात्र जिसमें हम लोग का अस्पताल खुला था 18-19 में, 2017-18 में, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने न्यूज़पेपर पे एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ पढ़ा, हमको लगता है 17-18 भी नहीं हुआ, उसके बाद ही 20-21 में शोध का विषय है, आप देख लीजिएगा, कि पीएमसीएच में कैथ लैब आया, जिस कैथ लैब से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो सकता है, और ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ था। उस दिन मेरा सर शर्म से झुक गया कि हमारा सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज और उसमें कैथ लैब, जो आम बात है, नहीं है, आम बात है कैथ लैब आजकल तो, और उस समय भी आम बात, वो कैथ लैब अब आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो सबसे अच्छे उपकरण हो वो वहाँ पे दिए जाए, और वहाँ पे केवल बिल्डिंग बनाना सही नहीं होगा, वो तो काम हो ही रहा है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा उपकरण दिया जाए और सबसे अच्छा वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम वो दिया है। साथ साथ एक और बात मैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूँ, सरकार का कोई दोष नहीं है इसमें। आप बहुत ही अनफॉर्चुनेट है गरिमा जी, आप ये सवाल शायद पूछेंगे नहीं, मैं जान के जवाब दे रहा हूँ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मेडिकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में जो हमारे छात्र होते हैं और बहुत हद तक हमारे शिक्षक और प्रोफेसर भी होते हैं, जाति की राजनीति करते हैं शिक्षा के मंदिर में। और जहाँ पे बहुत बड़ा टेक्निकल एजुकेशन हो, वहाँ पे अगर जातियों में, स्टूडेंट में लड़ाई होगी या उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं अनुरोध करूँगा, जो आपने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, कि केवल बिल्डिंग नहीं बनाना, हमें कल्चरल चेंज की ज़रूरत है।
जो कल्चर चेंज है, जो यहाँ पे जो एक कल्चर बना हुआ, जो एक माइंडसेट बना हुआ, उसमें चेंज की ज़रूरत है। और उसमें जो हमारे लीडर्स हैं जो बहुत केपेबल हैं, उनका एक स्टेटमेंट पूरे एक कल्चर को क्रिएट कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्होंने एक शुरुआत से लाल किला से बोल दिया कि हम लोग को जो है सो शौचालय की ज़रूरत है गाँव में। पूरा का पूरा एक कल्चर बदला। उससे पहले सफाई शौचालय के बारे में हम लोग उस तरह से नहीं सोचते थे जैसे कि पश्चिम के देश सोचते हैं। वैसे इस कल्चर को तोड़ना जरूरी है कि हमारे यहाँ प्रतिभा का सम्मान हो, ना कि हम लोग जाति पाति में आपस में लड़ते रहें। और हमारे शिक्षा के मंदिर में भी ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और शायद बहुत लोग मेरे को इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत लोग मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ छात्रों से पीएमसीएच डीएमसीएच में जाति के नाम पर एक दूसरे से छात्र बात। किसी को भी आपसे नाराज नहीं होना चाहिए, और हम इसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर देते हैं, किसी को होना है तो हमसे भी हो जाए नाराज। और ये सिर्फ शिक्षा तक रुका हुआ नहीं है नवनीत जी। हम लोग जब देखते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स के फील्ड में स्पेशली, आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि किसी पर्टिकुलर जाति के डॉक्टर को उनके पर्टिकुलर जाति के डॉक्टर का साथ मिलेगा तो वो उस शहर में ज़्यादा फेमस होंगे, और उनकी जाति के लोग उनके पास इलाज के लिए ज़्यादा जाएंगे। ये सब पागलपन है। आप किसी डॉक्टर के पास तभी जाओ जब आपको लगे कि वो आपका बेहतर इलाज कर सकते हैं, या फिर आप उनसे बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप उनको अपनी बीमारियां ज़्यादा खुल के, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, लोग बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो खुल के बात नहीं कर पाते हैं डॉक्टर से कि उनको हुआ क्या है। तो आप ऐसे अपने डॉक्टर्स चुनिए ना, जात देख के चुन के क्या मिल जाएगा भाई, आप क्या कर लेंगे जीवन में उस चीज़ से। तो ये तो एकदम क्या बोले, वो सड़न वाली जो बीमारी होती है वो ये है। और हमको लगता है कि हम बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ मेडिकल या पढ़ाई या राजनीति की बात नहीं है, हर पर्टिकुलर सेक्टर की बात है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, निकलिए जात वाली चीज़ से बाहर, तब बिहार एज अ होल पूरे बोलते हैं ना कि ग्लो करेगा बिहार इंडिया के मैप में, कि बिहार भी एक राज्य है जो कभी बहुत महान हुआ करता था, अभी भी महान है, क्योंकि वहाँ के लोग राज्य समझते हैं, जात नहीं समझते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम लोग मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे। सपोज आपको $500 मिलियन मिल जाता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, 90 रुपये से आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आपको $500 मिलियन मिल जाएंगे तुरंत में, तो क्या आप नया मेडिवर्सल हॉस्पिटल बनाएंगे, बिहार में हेल्थ केयर नेटवर्क को बदलेंगे, या फिर 10 लाख गरीबों का मुफ्त में इलाज कर देंगे? तीनों में से क्या करेंगे? क्या चूज, एक ही चूज करना है आपको। जी नहीं, ये तो मैं तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा, जो कि बहुत ही आसान जवाब है कि मैं गरीबों की मदद करूँगा। तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उस $500 मिलियन की जो आप बात की है, उसको एक ऐसे उद्यम में उसको मैं एम्प्लॉय करूँगा जिससे कि एक लीगैसी बिजनेस शुरू हो सके और जो सालों साल तक चल सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहला ऑप्शन लूँगा कि मैं ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल खड़ा कर सकूँ, और ये मेरा सपना है। और हम लोगों ने भी फंड भी रेज किया कि हर एक टियर 2 सिटीज़ में, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार में, वहाँ पे एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, 100-150 बेड का होना चाहिए, एक अच्छा NABH क्वालिटी का प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर सके, बहुत सारे चिकित्सक काम कर सके, और हर एक जगह 500,000 लोग एम्प्लॉय हो। तो मैं वैसा करना चाहता हूँ, और इसमें कैपिटल की कमी है, तो वो अगर आएगा तो मैं वही करूँगा। वो उसमें मैं मुझे लगा था कि आप ये जवाब देंगे कि आप बिहार के हेल्थ केयर नेटवर्क को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। आपने कहा कि आप मेडिवर्सल के चेन को बढ़ाना चाहते हैं। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं करेगा, गरिमा जी, मुझे आता नहीं है तो क्या करेगा जी, वो मुझे आता नहीं है। वो नीति निर्धारण और जो पॉलिटिक्स में लोग हैं और जो हमारे राजनेता हैं, उनको नीति निर्धारण करो। जो काम मुझे आता नहीं है उसमें मैं जाऊँगा नहीं। तो जो मुझे आता है वो मैं वैसा ही करूँगा। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने पहले ही पूछा था, मैंने उसमें बताया था कि मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी घटना है वो सदगुरु जी की आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन एक और घटना है जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया, और मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि मैं टाटा स्टील में काम करता था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि टाटा का एक अपना वैल्यूज़ है। जो जमशेदजी टाटा थे जिन्होंने टाटा स्टील को शुरू किया, तो JRD टाटा के पहले जमशेदजी टाटा ने शुरू किया। तो जमशेदजी टाटा जब वो पूरा कंसेप्चुलाइज किए कि हम लोग स्टील प्लांट कैसे लाएंगे जमशेदपुर में, तो क्या आपको पता है कि पहला स्टील का प्रोडक्शन जो हुआ, ब्लास्ट पड़ने से पहले जो स्टील निकली, उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अपने मरने से पहले उन्होंने पूरा लिख के रखा है, जो आपको जमशेदपुर में मिल जाएगा, कि जमशेदपुर सिटी कैसा हो, उसके रोड्स कैसे हैं, सिटी प्लान उसके रोड्स कैसे हैं। उन्होंने जाकर पूरा शोध किया और उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में, UK में
जो स्टील इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में, उनका जो जीवन है बहुत ही गया गुजरा, एक गैटोज में रहते हैं, बहुत ही ख़राब तरीके से रहते हैं, इसलिए उनको मोटिवेशन नहीं है वैसा। तो उन्होंने उस तरह से प्लान किया कि जमशेदपुर सिटी में मंदिर भी होनी चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए, दो जो क्वार्टर है उसके बीच कितनी दूरी रहनी चाहिए। उस दूरदर्शिता से उन्होंने टाटा स्टील को खड़ा किया और बाकी सब इंडस्ट्री को खड़ा किया। और आज आप देखिए टाटा ग्रुप कहाँ है और कितने लोग को एम्प्लॉय किया। और पहला जब स्टील प्रोडक्शन हुआ था उसमें तक उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने बड़े राष्ट्र निर्माता थे। तो जमशेद जी जैसे बहुत लोगों की ज़रूरत है, बहुत लोगों की ज़रूरत है। और मुझे अगर मौका मिले तो मैं कुछ ऐसा ही करूँ। नीति निर्धारण में मैं नहीं जाऊँगा या मैं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो आता है, अस्पताल खड़ा करने का एक ज्ञान मिला है, एक बुद्धि मिली है, तो मैं वो $500 मिलियन से वही करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, मिल गए आपको $500 मिलियन और आपने चेन बना लिया पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में आप बनाइए मेडिवर्सल की चेन। बिहार का, बेगूसराय का लड़का अगर पूरी दुनिया में एक अस्पताल की चेन बना देता है तो पूरे बिहार के लोग एक पैर पे नाचने को तैयार रहेंगे खुशी से कि चलिए आपने बहुत अच्छा किया। चलिए, तो चेन बन गए, तो आप उस चेन के बारे में क्या सुनना चाहेंगे कि ये एक हॉस्पिटल चेन है बस इतना, या इसको लोग पूरे दुनिया में बिहारी मूवमेंट के तौर पे देखें, बिहारी हेल्थ केयर मूवमेंट के तौर पे? दोनों में से क्या सुनना चाहेंगे आप? जी नहीं, बिहारी मूवमेंट के तौर पे तो खैर नो, वो तो एक बंटवारा हो गया कि हम बिहारी ही हैं। बिहारी होने पे तो गर्व है ही मुझे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको भारतीय भी हम लोग और वो सब कुछ है। तो ऑफ कोर्स बिहारी मूवमेंट तो है। और मेरे जैसे बहुत सारे, अगर ये करने से बहुत सारे उद्यमी हमारे जैसे प्रभावित होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये एक बिहार से आया और बिहार में एक कल्चरल चेंज हो और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हो और इस यज्ञ में मेरा भी एक छोटा सा योगदान है, तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। शुरुआत में आपने बोला कि यहाँ के बच्चे अगर ये बोले कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो ज़्यादा बेटर होगा, तो शायद अभी हमें सुनने वाले लोगों में से 2-4 लोग ऐसे भी हों, एक ग्रुप ऐसा हो जो सोच रहा हो लड़कों में लड़कियों में कि हम भी बड़े होके अपना एक हॉस्पिटल चेन खड़ा करेंगे, या जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो उन लोगों को अगर थोड़ा समझना हो हॉस्पिटल चेन बिजनेस या फिर पूरा हेल्थ केयर सिस्टम का बिजनेस, तो नॉर्मली जब लोग स्टार्टअप करते हैं तो बोलते हैं कि कैश इज़ द किंग। हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में व्हाट इज़ द किंग? देखिए, वो तो ना, जो एक उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका फंडामेंटल एक ही होता है, चाहे वो आप हेल्थ केयर में चेन बनाएं, चाहे आप उस सेमी कंडक्टर में कुछ खड़ा कर दें, या आप एक फ्लिपकार्ट जैसी संस्था खड़ा कर दें, तो सबका फंडामेंटल्स एक ही होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई में ऑलरेडी है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो है ना बहुत कुछ होता है। और मैं आपके माध्यम से ये तो अनुरोध करना ही चाहूँगा कि जो लोग, जो बच्चे वैसे हैं जिनको क्रिएटिविटी अच्छा लगता है लेकिन साथ साथ जो परेशान रहना मंजूर करते हैं, जिनको ये अच्छा लगता है कि स्ट्रेस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, वही इस फील्ड में आए, क्योंकि इसका अपना भी एक पहलू है जो कॉन्स है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है। ये काफ़ी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है गरिमा जी, ये काफ़ी लोनली जर्नी है और काफ़ी स्ट्रेसफुल जर्नी भी है साथ साथ। तो जो सूटेड माइंडसेट के लोग हैं वहीं आए, अदरवाइज़ ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। और ऐसा एग्जांपल मिला है, आपने सुना होगा 2-4 साल पहले, मुझे पता नहीं है कि हम लोग जिस समय कॉलेज में थे, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की थी, और आपने ये भी मजाक में पूछा था कि आप लड़कियों के बीच में कुछ ऐसा पूछा था। तो मुझे याद है हम लोग ना जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, सीसीडी बहुत फेमस हुआ करता था उसमें, बहुत फेमस हुआ करता था सीसीडी। और हम लोग के जनरेशन के तो जो लोग हैं उनके जवानी में सीसीडी का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। बिल्कुल। और सीसीडी चेन खड़ा करने वाले उतने बड़े एंटरप्रेन्योर, तो आप सोच लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में कितना बड़ा ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कितनी बड़ी ब्रेकडाउन हो सकती है। इसलिए ना ये एक ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनको क्रिएटिविटी मेंटली और इमोशनली, और जो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। केवल आजकल ये हो गया है हिंदुस्तान में, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसको डिस्कस करना चाहिए। केवल कॉपी पेस्ट, अरे ग्लोरी के लिए ये कोई एंटरप्रेन्योर है और ये तो बहुत ही बड़ा नाम है तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। वो उसमें गड़बड़ हो जाता है। मेडिवर्सल पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मेडिवर्सल का जो हेल्थ मॉडल मुझे समझ में आया कि कम लागत में बेहतर इलाज, अच्छा इलाज, तो ये सच में स्केलेबल है कि कम लागत में वाकई में बेहतर इलाज लोगों को मिल सकता है? जी बिल्कुल, हम लोग उसी तरफ अग्रसर हैं और हमेशा हम लोग का चिंतन मनन यही रहता है।
हम हैं और हमारे और 2 मित्र हैं, वो दोनों को-फाउंडर हैं, भानु और जयंत। तो हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं और अभी तक हम उस मॉडल को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कम लागत चुनौती है। जैसे हम लोग के लिए ना मैनेज अभी करना? एक चुनौती ये है कि आयुष्मान भारत का जो मॉडल है, भारत सरकार का एक बहुत ही नेक प्रयास है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जी। आयुष्मान भारत के मॉडल पे एक स्केलेबल प्राइवेट हॉस्पिटल को हम लोग कैसे खड़ा करें, ये एक हम लोग के पास चुनौती है और हम लोग हमेशा थोड़ा मांग करते थोड़ा हैं। एक्सप्लेन करिए क्या क्या चुनौती है इसमें? आयुष्मान भारत में आप जानती हैं बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल। का ये स्कीम और बहुत फेमस हुआ भी है हिंदुस्तान में। बहुत ही अच्छी स्कीम है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसमें उसका बहुत फ़ायदा भी मिला है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम है जो हम लोग को मिलता है, 5 लाख रुपए बोला जाता है, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे से हर एक पैकेज का दर फिक्स कर दिया गया और दर बहुत ही कम है। उसमें भी कुछ कुछ और त्रुटियां हैं, अगर आपके पास समय हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर बिल्कुल, सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल इसको बताइए। जानना ज़रूरी है क्योंकि शायद मुझे पता नहीं कि ये सरकार के पास भी ये फीडबैक है या नहीं है कि कहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल स्ट्रगल कर रही है या हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आयुष्मान भारत में हर एक पैकेज को फिक्स कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल एंजियोप्लास्टी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका दर फिक्स है कि हम लोग आपको अस्पताल को इतने ही रुपये देंगे, 40,000 रुपये देंगे, स्टेंट का 40,000 और दे देंगे, 80,000 में आपको इलाज करना। जो नी रिप्लेसमेंट है उसका हम इतना रुपया ही देंगे आपको, आप 1 एक लाख रुपये बेसिक देंगे। एग्जांपल लेकर समझाइए किसमें कितना, जी, जी। एक एक जी, एग्जांपल तो लेते हैं जैसे ताकि जैसे लोग मैं समझ हाँ, पाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि स्टेंट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की मैंने बात की थी जी। पहले, जिसका खर्चा अमेरिका में 45 लाख रुपये है और सिंगापुर में 11 लाख रुपये है, हिंदुस्तान में दिल्ली में 5 लाख रुपये और हम लोग यहाँ पर 2.5 लाख रुपये में करते हैं। आयुष्मान भारत में उसका दर फिक्स है, वो दर थोड़ा सा मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, प्लस माइनस 10% का मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका रेट फिक्स है करीब 40-45 हज़ार के आसपास। उसका प्रोसीजर का चार्ज फिक्स है और 40-45 हज़ार सरकार और देती है स्टेंट का कॉस्ट, जो स्टेंट लगता है हार्ट। कुल मिला के 90-95 हज़ार में 90-95 एक सरकार हार्ड बोलती है कि एक आप हार्ट सर्जरी कर दें। 90-95 हज़ार में प्राइवेट अस्पताल करता है तो उसे कुछ बचता नहीं है। ये दर और भी कम था, अभी सरकार ने बढ़ाया है दर, उसे बहुत कुछ बचता नहीं है। चलिए फिर भी हम लोग ये मानते हुए कि भारत सरकार की और गरीब का फ़ायदा हो रहा है, हम लोग कर दे रहे हैं उसमें बिना कुछ कमाए हुए। समस्या दूसरी जगह है। समस्या क्या है कि एक जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लान्ड सर्जरी, जिसमें दर ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है जिसको हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें आकस्मिक बीमार होते हैं लोग और जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। इसमें त्रुटि है। कोई भी पेशेंट रात में उसको अचानक से पेट दर्द हो गया या उसको सेप्टिसीमिया और मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर हो गया, जिसमें उसकी किडनी भी खराब हो गई, लंग्स में भी दिक्कत हो गई और हार्ट आईसीयू में भी रखना दिक्कत है, बहुत उनको जरूरी आईसीयू में रखना जरूरी है। आयुष्मान भारत बोलता है कि हम आपको 6,000 रुपया ही देंगे पर डे, 6,000 रुपये में ही इलाज करना है आपको और क्या क्या देना है और उस 6,000 रुपये में में? आपको सब कुछ देना है। अगर आप NABH मानक पे हैं तो आपका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा, तो आपको 20% एक्स्ट्रा देते हैं, 6,900 देते हैं। अच्छा। थोड़ा सा अब इसके गणित को समझिए, थोड़ा सा मैं बिल्कुल, दे रहा हूँ। आईसीयू में आपको 24 घंटे नर्स प्रोवाइड करना, एक नर्स की सैलरी 40,000 रुपये, एक नर्स 8 घंटे ड्यूटी पर रह सकती है, 24 घंटे में 3 शिफ्ट हुआ, जी। तो एक नर्स जिसकी सैलरी 40,000, आपको 3 नर्स चाहिए, तो 3 नर्स की सैलरी 40,000 गुना 3, 1,20,000 पर महीने। हाँ। उसको अगर आप 30 से डिवाइड कर दीजिए तो करीब 4,000 रुपये पर डे। तो पर पेशेंट हम एक नर्स तो देंगे आईसीयू में। 4,000 रुपये नर्स का ही कॉस्ट है। अभी डॉक्टर का, दवाई का, इन सब का कॉस्ट तो हम जोड़े ही नहीं, बिजली का, वेंटिलेटर का। लेकिन आयुष्मान भारत बोले कि 6,000 में ही आप मैनेज करो। कैसे मैनेज होगा? पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको कैसे करें? सरकार को भी सोचना पड़ेगा, हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक कि बिहार सरकार की ही एक दूसरी नीति थी कोविड के समय में। कोविड के समय में एक शोध किया गया बिहार सरकार के द्वारा और कोविड में रेट फिक्स कर दिया गया। उस समय रेट फिक्स किया गया कि आईसीयू में जो भी कोविड के मरीज जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनको 17,000 रुपये अस्पताल को दर रखना। 17,000 रुपये दर अच्छे थे, उसमें हम लोग सबने काम किया, कोई दिक्कत नहीं हुई और लोगों को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन 6,000 रुपये आयुष्मान भारत में, 6,900 रुपये, ये किस तरह का प्राइसिंग ये है, ये मुझे पता नहीं और क्यों लिया गया है। एक तरफ जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो पैकेज है, उसके रेट अच्छे हैं, नी रिप्लेसमेंट या TKR हम लोग का हो जाता है प्राइवेट अस्पताल का, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और उसके बाद फिर सरकार का पनिशमेंट भी होता है कि अगर नहीं करोगे 6,900 में तो तुमको हम कैंसिल कर देंगे, तुमको हम डीम पैनल कर देंगे। तो इसके कारण प्राइवेट अस्पताल काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। तो ये कुछ खामियां हैं, लेकिन मुझे जरूर ये भरोसा है कि कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि ऐसे में ही करप्शन होता होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में करप्शन होता है और बहुत सारे जो अस्पताल हैं। और सफर कौन करता है?
सफ़र मरीज करते हैं। तो ये गरीब तो लोग गरीब लोग करते हैं, जिनके लिए ये बिल्कुल, मैं योजना बनी मैं हुई बिल्कुल, बिकॉज ना बहुत सारे अस्पताल 6900 में कर नहीं सकते, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास बेड नहीं है, या कुछ और बहाना मार देते हैं, या और कुछ कहानियाँ हो जाती हैं, तो बहुत सारी जगह पैसा हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल्स को तो चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी की बात की थी, सदगुरु की भी बात की थी, तो बिल्कुल आप सदगुरु को मानते हैं, और कितना मानते हैं सदगुरु को? बहुत बड़ा योगदान है अब उनका मेरे जीवन पर, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के जीवन पे उनका बहुत ही बड़ा एक छाप है। बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, और बहुत ही हम लोग का उन पे काफ़ी श्रद्धा से हम लोग उनको फॉलो करते हैं। सदगुरु की ईशा फाउंडेशन का बिहार में डेब्यू हो गया, बासघाट में जो प्रोजेक्ट बना है उसके थ्रू। और अगर आप खबरों से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि कितना बड़ा विवाद हुआ कि वो जो स्मशान घाट बनाया गया, पूरी व्यवस्था की गई, उस पर आपका क्या रुख है उस चीज़ पर? जी हाँ, संयोग से मैं ईशा फाउंडेशन का एक स्वयंसेवी हूँ, और ईशा फाउंडेशन जो है, जो सदगुरु के द्वारा संचालित है, वो स्वयंसेवियों के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा। और ये एक इसको आप एक जो एनजीओ, जो गैर लाभकारी संस्था है, तो गैर लाभकारी संस्था ईशा फाउंडेशन रही है हमेशा से। ये जो नैरेटिव है, ये बड़ा ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया, जिनके भी द्वारा सेट किया गया, मुझे पता नहीं है क्यों सेट किया गया। कहानी बिल्कुल इसके विपरीत थी जो मीडिया में पढ़ने को मिला। मीडिया में मिला कि 1 रुपये में सरकार ने पूरी ज़मीन दे दी ईशा फाउंडेशन को। चूँकि मैं स्वयं से भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जानता हूँ, और जो सच जानकारी है वो मुझे है जी। कि ये पूरा का पूरा एक गलत नैरेटिव ही चला गया। इसकी जो सच्चाई है, अगर आप 2 मिनट समय दें तो मैं बता दूँ इसकी बिल्कुल सच्चाई। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहती हूँ। जी, तो बांसघाट जो है उसको पटना नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी, मेनली पटना स्मार्ट सिटी और बुडको ने बनाया। और आप बांसघाट जाइएगा तो आपको बहुत खुशी होगी कि सरकार इतना अच्छा काम कर सकती है, एक स्टेट ऑफ आर्ट। और सही में देश के सबसे अच्छे क्रेमेटोरियम या शवदाह में उसका निर्माण किया गया। जब निर्माण हो गया तो बिहार सरकार के कुछ शीर्ष के अफसरों ने, इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी लेवल के उनके ऑफिस से एक शोध हुआ कि बन तो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में इसे चलाता कौन अच्छा। और उस शोध में पता चला कि ईशा फाउंडेशन ऑलरेडी तमिलनाडु में, साउथ इंडिया के स्टेट्स में और तमिलनाडु में 33 शवदागरी पिछले 15 साल से बहुत अच्छे तरीके से चला रही है विद डेटा। और शायद 1.5 लाख से ज़्यादा जो मृतक हैं उनका अच्छे से पूरे भावना के साथ और सनातन धर्म की रीतियों के साथ उनका संस्कार हुआ। ये उनके शोध में पाया गया। उन्होंने ईशा फाउंडेशन को इनवाइट किया कि क्या आप आकर यहाँ पर हम लोग की मदद कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बताता हूँ कि ईशा फाउंडेशन को बहुत वो कन्फ्यूजन में थे कि बिहार जाएं या ना जाएं, बिकॉज बिहार, जैसा मैंने बोला और हम लोग शुरू में ही बात की है कि बिहार इज़ अ स्टेट विच इज़ अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बाहर में परसेप्शन अच्छा नहीं है, बाहर के निवेशक भी नहीं आना चाहते हैं, बाहर के गैर लाभकारी संस्था भी यहाँ नहीं आना चाहती, और ईशा फाउंडेशन उसी मानसिकता के शिकार थे। यहाँ के जो हम लोग स्वयंसेवी हैं, हम लोग बहुत ही फैनफेयर से सदगुरु को यहाँ लाना चाहते थे। हम लोग से पूछा गया, बोले बिल्कुल आइए, बिहार बहुत सेफ है, ये है वो है, आप आइए ही। जी। वो लोग आए और बिहार सरकार के शीर्ष के लोगों से मिले, और जो हमारे सीनियर IAS अफसर से उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फीडबैक दिया, और फीडबैक देने के बाद उन लोग को अच्छा लगा। तो उन लोगों ने न्योता दिया कि आप बांसघाट चलाएं, और बांसघाट को मात्र 10 वर्ष के लिए उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। 10 साल के लिए उनको कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया गया, कुछ 1 रुपये पर ज़मीन नहीं दिया गया उनको, बस एक, जिसको हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट मॉडल पे ईशा फाउंडेशन को चलाने के लिए दी गई, विद द मैंडेट कि आप सनातन के रीति रिवाज के साथ, पूरे भावना के साथ आप एक गैर लाभकारी संस्था है, इसको चलाइए। और खर्चा, जो इसका खर्चा चलाने का, वो भी ईशा फाउंडेशन ही वहन करेगी। खर्चे में क्या आता है? इलेक्ट्रिक कॉस्ट आता है, जो वहाँ पे अभी 15-20 लोग हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों का साफ़ सफाई की व्यवस्था, इन सब का खर्चा भी ईशा फाउंडेशन ही करेगी। ईशा फाउंडेशन इसे कैसे करती है? तो जैसे कोई भी गैर लाभकारी संस्था काम करती है, वो लोग अपना एक मिनिमम रेट फिक्स करती है ताकि ऑपरेशनल एक्सपेंस उनका कवर हो जाए। उसके बाद भी अगर कॉस्ट बढ़ता है तो उसे वो CSR के माध्यम से या डोनेशन के माध्यम से, गैर लाभकारी संस्था है तो जो भी रूल्स है इनकम टैक्स का, जो ATG और बाकी हम लोग सब सुनते हैं, उस सर्टिफिकेट को इशू करते हुए या CSR के माध्यम से उस फंड को लेके फिर वो काम करती है। और ईशा फाउंडेशन देश के कुछ अच्छे गैर लाभकारी संस्था में मानी जाती है, जिससे बड़े बड़े कंपनी, विश्व स्तर के, केवल भारत के नहीं, विश्व स्तर के बड़े बड़े कंपनी उसे CSR डोनेशन देते हैं। ऐसी संस्था आकर अगर आपके शवदागरी को अच्छे से चला रही है तो हम लोग सभी बिहारी का यह कर्तव्य है कि उनका स्वागत करें। तो ऐसी कोई भी गैर लाभकारी संस्था बिहार से बाहर की
या बिहार से बाहर के निवेशक हमारे राज्य में अच्छा काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें हम लोग को एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि मीडिया में एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहिए। और इसमें आप देखिए, किसी भी, आपने पूछा सवाल, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सबने फैक्ट्स लिखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने फैक्ट्स लिखा है, जो भी रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है, लाइव सिटी ने भी शोध करके फैक्ट्स लिखा है। कुछ गैर जिम्मेदार यूट्यूबर्स गलत नैरेटिव सेट करते हैं, और मैं आप लोग को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोग को भी तो कुछ तो हम लोग को सवाल पूछना चाहिए। जैसे आप अस्पताल से सवाल पूछते हैं, जैसे आप बाकी लोगों से सवाल पूछते हैं, वैसे ही आप गैर जिम्मेदार यूट्यूबर से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि ये क्यों बिहार का फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो। तो ये जो ईशा फाउंडेशन का पूरा विवाद है, ये गलत विवाद था। आप जाकर देखिए, और शमशान जो क्षेत्र है उसे एक मंदिर की तरह मेंटेन किया गया। और सदगुरु बोलते हैं कि कोई भी मृतक व्यक्ति अगर हमारे प्रांगण में आते हैं तो उसे एक बच्चे की तरह रिसीव करो, और उसकी जो है सो मौत में एक गरिमा, डिग्निटी इन डेथ, उनका ही वर्ड है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और उस भावना के साथ उनका संस्कार करो सनातन धर्म के। और आप जाइएगा तो हर एक स्वयंसेवी को उसी भावना से ओतप्रोत पाइएगा, और हाथ कंगन को आरसी किया। गरिमा जी, मैं आपको और सभी को बोलता हूँ कि आप एक बार जाकर उस शमशान गृह को जरूर विजिट करें, बड़ा अच्छा लगेगा, मंदिर की तरह लगेगा। अच्छा, फिर से हम मेडिवर्सल पे ही आते हैं, क्योंकि हम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा नहीं मेडिवर्सल, जब आपने इस पर काम करना शुरू किया होगा? जी, ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो रहा ही, क्योंकि ना मैं जैसे मैंने बताया था आपको, कलकत्ता में मैंने देखा बहुत सारे अस्पताल को बनते हुए। उसमें से एक बहुत बड़ा अस्पताल था जो अब नहीं रहा, उसे मणिपाल ने खरीद लिया, मेडिका, और उसके जो संस्थापक थे उनसे मिलने का मौका मिला। उन लोगों ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे, और वो जब मैं नौकरी कर रहा था उसी समय ये बीज मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद ही क्यों नहीं करूँ इस क्षेत्र में। ऑफ कोर्स मेरे परिवार का भी योगदान रहा है इसमें, क्योंकि सब लोग चिकित्सक हैं। मेरे मित्र जो को फाउंडर हैं उन लोग का योगदान रहा, और कुछ ऐसे बिहार के निवेशक जिनको मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे अभी गार्जियन हैं, जो शुरुआत में मेरे साथ जुड़े। यहाँ के बहुत ही नामचीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें एक विजय किशोर पुड़िया जी हैं, और उनके साथ कुछ और लोग हैं। उन लोग सबका समर्थन रहा, सब उन लोग के साथ रहे। तो उस तरह से ये शुरुआत हुई थी, और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा हमेशा रहा। और केवल हेल्थ केयर में भी नहीं, मैंने एग्रीकल्चर में भी कुछ शुरुआत की। हेल्थ केयर से पहले जो मेरा जिला, गृह जिला, और मेरा जो घर है बेगूसराय, वहाँ पर मैंने कृषि के क्षेत्र में एक RABC, रूरल एग्री बिजनेस सेंटर की शुरुआत की थी। और उसमें एक कोल्ड स्टोरेज और किसान के लिए एक परिकल्पना की गई थी कि 360 डिग्री सारा सॉल्यूशन, इनपुट्स, आउटपुट्स, सब कुछ वहाँ पर रहेगा। उस क्षेत्र का नाम भुसारी है, और भुसारी RABC से मैंने उसका नाम रखा। तो अभी भी संचालित हो रहा वहाँ पे, बड़े अच्छे से संचालित हो रहा है, बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए हैं। तो केवल हेल्थ केयर ही नहीं, मेरे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा था, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा, उसके बाद अस्पताल और हेल्थ केयर के क्षेत्र में आया। ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स सेक्टर है कि मेरा पूरा बहुत सारा समय उसमें चला गया, और थोड़ा बहुत अच्छा काम ज़रूर किया हूँ, इसलिए आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा, हम लोग, खास करके मैं शुरू से बिहार और मेडिवर्सल को जोड़ के देख रही हूँ, और मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे बिहार में ये चीज़, इतनी बढ़िया चीज़ शुरू हुई। और किसी, अगर कोई, आपने ही कहा कि कोई अगर बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करता है या बिल्ड करता है, तो वो पूरे देश की सबसे बड़ी सेवा करता है, क्योंकि आप एक इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि मेदांता का इतना बड़ा जो खुला हुआ है अस्पताल, इसके अलावा और भी मैक्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन ये बिहार के नहीं हैं, ये बाहर के हैं जो बिहार में आकर फंक्शन हो रहे हैं। मेडिवर्सल पूरी तरह बिहार का है, उसकी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी वगैरह, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, बिल्कुल। ये तो मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेडिवर्सल पूरी तरह से बिहार का ही है। मैं और मेरे साथ भानु हैं, जो दूसरे को फाउंडर हैं, हम दोनों मूलतः बिहार के ही हैं। शिक्षा बाहर से जरूर हुई, लेकिन मूलतः बिहार के ही हैं। हमारे साथ एक तीसरे को फाउंडर हैं जो जयंत गांधी, और राजस्थान से जरूर हैं, लेकिन हम लोग दोनों बिहार से हैं। और बाकी जो हमारे इनिशियल एंजल इन्वेस्टर या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब बिहार के। मेरे परिवार का समर्थन रहा है, तो पूर्ण तरह बिहार का। चिकित्सक भी मुझे एक से एक मिले शुरुआत में। बिहार के मेडिवर्सल टीम के देखेंगे, सब बिहार के, कुछ लोग बाहर के जरूर हैं उसमें से, कुछ लोग बाहर के, लेकिन मूलतः जो आप देखेंगे मेडिवर्सल के नामचीन चिकित्सक हैं, और बहुत ही बेहतरीन है। उन लोग का के लिए मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। तो वो लोग सब बिहार के हैं, तो इसलिए ये आप ज़रूर बोल सकती हैं कि ये एक बिहार का अस्पताल है जो उस स्तर पे गया। और ये मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि
मेदांता और पारस दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों से थोड़ा बड़ा जरूर है, बहुत बड़ा। मेदांता तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मेडिवर्सल का जो नाम है वो उन लोग की श्रेणी में या उन लोग के आसपास आ जाता है। और बिहार की कंपनियां तो निश्चित ही मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इसमें। आप आने वाले 5-6 सालों या 10 सालों में मेडिवर्सल को कहाँ देखते हैं? जी, ये हम लोग का शुरुआत से विजन रहा। जब मेडिवर्सल ये नहीं बना था तब भी हम लोग का यही विजन था। हम लोग सब काम कर रहे थे। हमारे तीनों दोस्त, मैं MDI गुड़गांव से हूँ, भानु IIM लखनऊ से हैं, गांधी ISB से प्रशिक्षित हैं। बाकी जो हमारे जो इनिशियल प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने विजय किशोरपुरिया जी का नाम लिया, सुनील मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर निशांत। तो हम लोग जब विजन डिस्कस करते तो हमेशा से ये विजन था कि हम लोग Tier 2 में, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, हम लोग कभी भी कलकत्ता, दिल्ली जैसे Tier 1 सिटीज़ में नहीं जाएंगे। हम लोग बिहार से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का जो विजन है वो यह है कि Tier 2 टाउन्स जैसे कि बेगूसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, ऐसे जो जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, वहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार को एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। अच्छे अस्पताल मतलब जहाँ पे चिकित्सक तो अच्छे हों, परिवेश भी अच्छा मिले, जहाँ पर जाकर उन्हें अस्पताल जैसा दुर्गंध ईथर का नहीं मिले, वो सुगंध मिले, वो एक अच्छे इसी वजह से मैंने कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहा। तो उस तरह की एक परिकल्पना की कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो जरूरत है ही, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्कुल जरूरत है इस इकोसिस्टम में। तो हम लोग इसका एक चेन क्रिएट करें और धीरे धीरे हम लोग ईस्टर्न इंडिया में ये चेन क्रिएट करें। बिहार से शुरुआत होगी और यही विजन है। इसी विजन पे हम लोग अभी भी अग्रसर हैं और इसी पे आगे हम लोग को बढ़ना। चलिए, अब एक रैपिड फायर खेलें। जी, आपको एकदम छोटा छोटा जवाब देना पड़ेगा। कोशिश करेंगे एक वर्ड। ठीक है, PMCH को एक शब्द में बताइए। ग्लोरियस पास्ट। ओके, बिहार में आज के दिन सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल? प्राइवेट अस्पताल। डॉक्टर ज्यादा जरूरी है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट? अभी भी डॉक्टर ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। AI या ह्यूमन डॉक्टर? ह्यूमन डॉक्टर, लेकिन AI भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ह्यूमन डॉक्टर जो AI से सलाह लेते हो जाए। बिल्कुल। बिहार छोड़कर इलाज या फिर बिहार में इलाज? बिहार में इलाज। अगर एक ही चुनना हो आपको तो प्रॉफिट या पेशेंट ट्रस्ट? पेशेंट ट्रस्ट। प्रॉफिट फॉलो करता है उसको, तभी आएगा। जी, पेशेंट ट्रस्ट रहेगा तो प्रॉफिट आएगा, तभी प्रॉफिट आएगा। एक शब्द में बिहार की सबसे बड़ी ताकत? बिहार के वर्कफोर्स, बिहार की प्रतिभा। अगर कल आपको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है तो आपका सबसे पहला रिटर्न आदेश क्या होगा हेल्थ के सेक्टर में? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मैं, हालांकि बहुत सारे चिकित्सक मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरा पहला आदेश ये होगा कि अगर जो भी सरकारी तंत्र में चिकित्सक हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेज में, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस में आना चाहिए उनके लिए स्वागत है, प्राइवेट फील्ड में आना चाहिए। तो ये जरूर होना चाहिए, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको पूरे हेल्थ केयर सिस्टम से सिर्फ एक चीज़ हटानी हो तो उसको क्या हटाएंगे? बहुत कुछ हटाया जा सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ हटानी हो मुझे तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे जो इसमें जो ऐसे अस्पताल जो हाईवेज पे मशरूम कर रहे हैं, जो कि एक प्रशिक्षित प्रबंधन या एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा संचालित नहीं है, जिसे हम लोग आमतौर पे आम भाषा में क्वैक्स बोलते हैं, जो अप्रशिक्षित होते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। उसे रोकने की बहुत आवश्यकता है, उससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। हमने तमाम तरीके की बातें की। एक स्टेटमेंट है कि एक समय होगा जब बाहर के लोग फिर से, जैसा कि पहले आया करते थे, बिहार आएंगे। तो ये हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक विजन स्टेटमेंट है? जी नहीं, ये तो गरिमा जी हो रहा है अभी भी। जैसा मैंने बोला, ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में लोग आते हैं, असम और से, नेपाल से लोग आते हैं। और अभी जो सब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं जिसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, तो ये बिल्कुल बिहार सरकार का भी लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में आगे उभरे। और बिहार हब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो हमारा वर्कफोर्स है वो मेडिकल टूरिज्म में, जो बाकी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका में कितना कॉस्टली है या बाकी जगह कितना कॉस्टली है, और बिहार में वही सर्जरी बहुत निपुणता से हो रही है, उसी तरह की सेवा बहुत निपुणता से हो रही है। तो बिहार मेडिकल टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। अच्छा, 20-30 सालों के बाद अगर आपके बच्चे आपको गूगल पे सर्च करें तो आप क्या चाहते हैं आपके बारे में वो क्या पढ़ें? जी, कि मैं एक अच्छा इंसान था, बस। जी।
एक और बात जो मेडिवर्सल को थोड़ी सी अलग बनाती है, और मुझे ये कहते हुए बहुत मैं गौरवान्वित हूँ, और ये कहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अभी के उद्यमी हैं, जो बिहार में बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं बिहार में जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको जानने की ज़रूरत है कि मेडिवर्सल शायद बिहार में रजिस्टर्ड, बिहार आरओसी में रजिस्टर्ड पहली कंपनी है जिसमें देश के कुछ नामचीन वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो हम लोग शार्क टैंक जानते हैं और वहाँ से जो वेंचर इक्विटी कैपिटल मिलता है, जी। और स्टार्टअप वर्ल्ड में इसका बहुत महत्व है गरिमा जी। तो मेडिवर्सल में पहली बार देश के नामचीन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने निवेश किया पिछले साल। हम लोग तीनों जो हम लोग को फाउंडर हैं उन पर विश्वास करके, हमारे बिजनेस मॉडल में हमारे एक्सपेंशन वाले सपनों पर विश्वास करके, कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इक्विटी है, मणिपाल हॉस्पिटल जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के पहले निवेशक में से एक है, और एक आशा इम्पैक्ट फंड है, दोनों मुंबई बेस्ड है। तो उन दोनों ने हम लोग में निवेश किया, और उन दोनों के निवेश करने के बाद अभी आलम यह है कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म जो बिहार में निवेश नहीं करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज बिहार इज़ अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन और कुछ नहीं, वो लोग, बहुत लोग बिहार के उद्यमियों की ओर देख रहे हैं, और कैपिटल की कमी नहीं है, बस बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो ये भी मेडिवर्सल को थोड़ा सा अलग करता है। एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है। हम लोग जब हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर की बात करते हैं, और आपको पता है कि अस्पतालों में बीमार लोग ही जाते हैं और किसी की मृत्यु हो जाना किसी अस्पताल के लिए बहुत आम बात है, लेकिन परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी होती है और लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद आपने क्योंकि मैनेजमेंट की बात की, कभी ऐसा हुआ मेडिवर्सल में कि किसी की मौत हुई तबीयत ख़राब ज़्यादा होने की वजह से, या फिर समय पर वो पहुंचा नहीं पाए और उसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया, आपने कैसे संभाला उस स्थिति को? जी नहीं, परिजन तो देखिए ना, अस्पताल एक ऐसा टिपिकल जगह है जहाँ पे हमारे जो भी हमारे मरीज आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, हमेशा वो नेगेटिव मूड में आते हैं, हमेशा वो स्ट्रेसफुल मूड में आते हैं, और अस्पताल में हमें हमेशा वैसे ही मरीज या उनके परिजनों से हैंडल करना जो नेगेटिव मूड में आते हैं। जब भी हमें नेगेटिव परिणाम मिलता है तो परिवार वाले बहुत भड़कते हैं, और बहुत ही, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक हमारे यहाँ चिकित्सक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छी चिकित्सक है, और उनके साथ ऐसा ही हुआ कि एक उनका पेशेंट जो है सो बहुत अच्छा काउंसलिंग था, और जस्ट 15-20 मिनट पहले बहुत ही सीरियस था, और पेशेंट के मरने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया, बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया, और उसकी मृत्यु हो गई। एक महिला थी, उनकी मृत्यु हो गई, और 1 घंटे पहले उनके पूरे परिवार का काउंसलिंग हुआ कि बहुत अच्छे से, लेकिन वो गई वहाँ पे डॉक्टर, और वो परिवार हंगामा कर रहा था, तो हमारे जितने भी स्टाफ से डर गए अचानक से। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे हम तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग किए हुए, हम एक बार मिल के थोड़ा सा कंसोल करते। जैसे ही वहाँ पे गई वो, उसके पति ने एक झापड़ मार दिया हमारे चिकित्सक को, एक झापड़ मार दिया। अब जो है सो वो चिकित्सक तो परेशान, फिर वो बाहर आई तो थोड़ा सा वो सन्न रह गई, मैनेजमेंट तक बात आई हम लोग तक, हम लोगों ने उनसे बोला कि हम लोग उस पर केस करते हैं या कुछ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो जो है ना, बाद में आकर मुझसे माफ़ी मांगा, वो डॉक्टर ने बोला। उस समय वो एक भावनात्मक रिएक्शन था। तो ये ऐसा होता है, और अस्पताल में हम लोग हमेशा, और मेडिवर्सल को यही अलग करता है कि हम हमेशा अपने जो हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, जो नॉन डॉक्टर स्टाफ है, पैरामेडिक्स एंड नर्स हैं, उनको हम लोग हमेशा समझाते हैं कि भावनात्मक पहलू बहुत हाई रहता है। मरीज हमसे गुस्सा हो सकते हैं, हमें मरीज से गुस्सा नहीं होना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल जी, वो स्थिति बहुत में आपके मुश्किल पास से आते हैं। और अगर ये कल्चर हम लोग सब अपने अस्पताल में डेवलप करें कि हम लोग मरीज पे रिएक्ट नहीं करें और उनको रिएक्शन अलाउड हो, तो बहुत हद तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बातचीत करके हम बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम को, और हेल्थ केयर सिस्टम कैसे मैनेज किया जा सकता है या फिर होता है, उसको समझें। और आपकी कहानी सिर्फ मेडिवर्सल की कहानी नहीं है, या फिर केवल आपकी कहानी नहीं है। उधर गंगा उस पार के कोई भी बच्चा अगर सोच रहा होगा कि हमको भी आगे चलकर नवनीत जी जैसा बनना है, तो आप उसके लिए भी इंस्पिरेशन हैं। और तमाम लोग जो कि इस सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए भी आप एक मिसाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। धन्यवाद गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइव सिटी का, और आप लोग के माध्यम से बिहार की खोई हुई गरिमा फिर से स्थापित हो, ऐसी कामना है। और कृपया उद्यमिता के बारे में ज़रूर बोलें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और चूँकि मैंने बताया उद्यमिता काफ़ी स्ट्रेसफुल है, तो उन लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपने ये बातचीत देखी है, हमारे साथ नवनीत रंजन थे। आपने सुना उनकी कहानी को और जाना बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम को कि वो कैसे चल रहा है, कैसे चलाया जा सकता है और कैसे इस सेक्टर में भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख रहे हैं तो सभी को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।